अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या हाल है? साल के दूसरे दिन हम आपके सामने और आप हमारे सामने, और इसी तरह हमारा साथ चलता रहेगा इंशाल्लाह ताला। आज एक बहुत ही प्यारा प्रोग्राम है और इस प्रोग्राम को लेके हम लोग बहुत एक्साइटेड थे। उसकी रीज़न ये है कि जब आपको कोई नई चीज़ सीखने का, समझने का मौका मिलता है तो आप अपने आप को मुझे तो ऐसा लगता है कि आप अपने आप को बहुत अच्छा महसूस करते हैं, ख़ास तौर पे आज के ज़माने में, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी है वो आगे बढ़ रही है। एआई और ज़्यादा टेक्निकल चीज़ों ने जगह ले ली है इंसानों की, लेकिन सब कुछ इंसानी दिमाग ने ही क्रिएट किया है। और ये सब सुन के और देख के खुदा की कुदरत पर बहुत अच्छा महसूस होता है, फ़ख्र महसूस होता है कि कैसा अल्लाह ताला ने इंसानों का दिमाग बनाया है कि वो बस आगे से आगे चलता चला जा रहा है। मतलब मुझे अच्छे से याद है, मेरी अम्मी सारी ज़िंदगी मुझे ये कहती रही, जब भी मैं कोई बदतमीज़ी करती थी, जब छोटी होती थी, कहती थी मैंने तुम्हें पेट काट के पैदा किया, और हर वक्त अपना पेट दिखाती रहती थी, ऐसे काटा ऐसे काटा। अब देखिए टेक्नोलॉजी कितनी आगे चली गई कि आप जब भी बच्चा पैदा करने के लिए ऑपरेशन होता है तो वो इतने बड़े काट्स या फिर पूरा बेहोश करना एनेस्थीसिया दे के, वो सब नहीं होता, उतना ख़तरनाक नहीं होता, बल्कि बहुत सारी ख़वातीन अब ऑपरेशन जो है उसको चुनती हैं कंपैरेटिवली नॉर्मल डिलीवरी के। तो टेक्निकल चीज़ें इतनी आ गई हैं, आप खुद देख सकते हैं अपने आप को लाइक मॉनिटर पे, और बहुत सारी और टेक्निकल चीज़ें। इसी तरह अगर हार्ट का ले लें आप, तो हमें ऐसे पता है, ज़ाहिर है एक आम इंसान को चीज़ें नहीं पता होती जब तक कि उसके ऊपर कोई बुरा वक्त ना पड़े। बुरा वक्त इन द सेंस कि उसके घर में कोई बीमार ना हो, उसको किसी को हॉस्पिटल ले जाने की ज़रूरत ना पड़े। अब जब मैं अपनी अम्मी के ज़माने में हॉस्पिटल हम लोग जाते थे, हमने ड्यूटीज़ लगाई हुई थी अपनी, तो आधे डॉक्टर हम तीनों बहनें बन चुके थे, इतनी रिसर्च करके, डॉक्टर से बात कर करके। उस वक्त मुझे ये एहसास हुआ कि अगर हमें पहले से कोई चीज़ें पता हों तो बहुत एकदम हाथ पाँव नहीं फूलेंगे आपके। और तब से मैंने ये सोचा हुआ था कि ये इस तरह कुछ करना है। फिर अभी दोबारा मेरी जो खाना पकाती हैं घर में इकबाला, वो तकरीबन मेरे पास 20-22 साल से हैं। उनको हार्ट का प्रॉब्लम एकदम हुआ और मैं फिर उनको हार्ट के डॉक्टर के पास लेके गई, तो मुझे वहाँ और ज़्यादा टेक्नोलॉजीज़ पता चली जो लेटेस्ट है। क्योंकि अगर आप पुराने वक्तों की देखेंगे तो उस तरह तब इलाज अलग तरीके से होता था, अब इलाज अलग तरीके से होता है, और बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो पता चल रही हैं। और जब वो मुझे पता चलती हैं तो मुझे लगता है कि एक आम औरत को, एक आम शख्स को, एक आम आदमी को पता होनी चाहिए, क्योंकि किसी पे भी कोई भी वक्त आए तो वो थोड़ा मेंटली तैयार हो और उसको थोड़ी अवेयरनेस हो। सो ये ज़रूरी है कि हम आम लोगों तक वो टेक्निकल फैसिलिटीज़ जो मेडिकल साइंस ने तरक्की के बाद हासिल की हैं वो बताएं, और पाकिस्तान में क्या क्या अवेलेबिलिटी है, बाहर क्या है, वो बैठ के हम बात करें। तो वो बात ऐसे तो नहीं हो सकती कि यहाँ सेलिब्रिटीज़ बैठे हो और हम बातें कर रहे हो। तो मैंने कहा कि आज पाए के डॉक्टर्स जो इन सब चीज़ों के बारे में जानते हैं, अलग अलग फील्ड से, जिनसे भी हम जमा कर पाए, जो कि कॉमन फील्ड हैं, कॉमन प्रॉब्लम्स जो लोगों में होती हैं, बीमारियाँ, चाहे किडनी हो, हार्ट हो, ऑर्थोपेडिक या हड्डियों वगैरह के इश्यूज़ हों, इस तरह की सारी चीज़ों के लिए, कैंसर के लिए भी, क्योंकि कैंसर तो ऐसा लगता है कि अब हर तीसरे चौथे शख्स से हम सुनते हैं कि हमारे ख़ानदान में ये कैंसर है, इसको कैंसर है, उसको कैंसर है। तो आज हमारे पास अंडर वन रूफ बहुत सारे काबिल डॉक्टर्स होंगे जो कि आपको अवेयर करेंगे लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ के बारे में जो मेडिकल साइंस ने तरक्की के बाद हासिल की हैं, और इंसानी जान बचाने के लिए या इंसानी बीमारी को दूर करने के लिए अपने मरीज़ों को फैसिलिटेट कर रहे हैं। तो ये सारी फैसिलिटीज़ हम आपसे शेयर करेंगे आज। एक बहुत इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेशन से भरपूर शो है, सो मिस नहीं करना। साल का दूसरा दिन है, हमने कहा ज़रा आपको आपकी बहुत सारी अच्छी सी हम मदद करें और आपकी साल की शुरुआत करें। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान ब्रेक के बाद हमारे साथ रहें। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हमारा शो इन्फॉर्मेशन से भरपूर होने वाला है। सो अगर आप चाहते हैं कोई राइटिंग पैड या पेन या मोबाइल से वीडियो बनाना, वैसे तो यूट्यूब पे भी हमारा शो होगा, क्योंकि आज बहुत ज़रूरी बातें होने वाली हैं जो आपको सुननी चाहिए।
और अक्सर हम इग्नोर कर देते हैं अपनी हेल्थ की बात को। अगर हम कोई बहुत ग्लैमरस फैशन और मेकअप और ये वाला शो करें तो ओहो, सब चौकड़ी मार के टीवी के आगे बैठ जाते हैं। लेकिन हेल्थ सबसे बड़ी नेमत है आज के दौर में। स्पेशली कहते हैं ना, जान है तो जहान है, और उसके बारे में जानना, उसके बारे में नॉलेज हासिल करना बहुत ज़रूरी है। सो आज क्योंकि मैं इस सब चीज़ों से गुजरी हूँ, अम्मी बीमार हुई, मेरे घर की जो हेल्प थी वो बीमार हुई, तो मुझे हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़े और जाकर सब चीज़ें ज़ीरो से सीखनी पड़ी। अगर मुझे बहुत सारी चीज़ें पता होती पहले से तो मैं फ़ैसले ले सकती, क्योंकि उस वक्त घर में फ़ैसले आपको लेने पड़ते हैं जब आपके घर में कोई बीमार होता है, चाहे वो आपसे बड़ा ही क्यों ना हो, जो सारे फैसले ले रहा होता है, लेकिन उस वक्त अचानक जब वो बीमार पड़ता है तो आपको बड़ा बना देता है। तो क्यों ना आपको हम बड़ा बनाएं आज हमारे डॉक्टर से इन्फॉर्मेशन आप तक पास आउट करके। तो जी, मेरे पास आज यहाँ मैं सबसे पहले थैंक यू करूँगी उन सारे डॉक्टर्स का जिन्होंने टाइम निकाला अपने बिजी शेड्यूल से और आपको अवेयरनेस देने यहाँ आए। प्रोफेसर डॉक्टर ज़फ़र हुसैन, यूरोलॉजिस्ट, प्रोफेसर एट SIUT। अस्सलाम वालेकुम। बहुत मेहरबानी आपके आने का शुक्रिया। थैंक यू। फिर मेरे पास है प्रोफेसर डॉक्टर मंसूर अहमद साहब, जो कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट हैं लियाकत नेशनल में। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक। आपका भी बहुत शुक्रिया आने का यहाँ। और मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं डॉक्टर तारिक महमूद साहब, जो प्रोफेसर एमेरिटस रेडिएशन ऑन्कोलॉजी साइबरनाइफ से हैं। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। बहुत आपका भी शुक्रिया सर। तो जी मैं अगर शुरू करूँ कैंसर से, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जो मुझे याद है जब हम छोटे होते थे तो हम किसी को सुनते थे कि कैंसर हो गया, ओह अच्छा ओके। लेकिन आज जब मैं किसी से भी मिलती हूँ तो हर तीसरे शख्स के, किसी रिश्तेदार को, किसी घर के फ़र्द को कैंसर का सुनने में आता है, या फिर हम सुनते हैं कैंसर से इंतकाल हो गया, अच्छा उसको कैंसर हो गया। तो ये ऐसा लगता है जैसे बहुत आम हो गया है। तो डॉक्टर साहब, इसकी क्या वजह है? तो दो चीज़ें, एक तो ये है कि नो डाउट के कैंसर बढ़ रहा है, लेकिन उसके अलावा ये है कि पहले तशखीस नहीं होती थी। जनरली CT स्कैन, MRI, PET स्कैन, इस तरह की फैसिलिटीज़ नहीं थी। तो लोगों की डेथ हो जाती थी, पता नहीं लगता था कि कैंसर। और डॉक्टर साहब, एक ज़माने में हर किसी को कहते थे भाई बेचारे वो TB से मर गए, हाय बेचारे वो, क्योंकि बीमारियों का पता ही नहीं होता था, सबको TB कहते रहते थे। जी, वो TB एक एक्सरे पे डायग्नोज हो जाती थी। कैंसर की डायग्नोसिस थोड़ी सी मुश्किल होती है। उसके लिए बायोप्सी, ब्लड टेस्ट, CT स्कैन, MRI, PET स्कैन, औरतों के लिए मेमोग्राफी, ये फैसिलिटीज़ आज से कोई 20, 25, 30 साल पहले बहुत कम थी। चूँकि ज़्यादा वाइडली अवेलेबल है और कुछ थोड़ा सा स्क्रीनिंग कल्चर भी आ गया है, तो इस वजह से अर्ली स्टेज के ऊपर डायग्नोज हो जाता है। कुछ फैसिलिटीज़ पाकिस्तान में वर्ल्ड वाइड बेहतर हुई हैं, उसकी वजह से डायग्नोसिस बेहतर होने की वजह से अब ज़्यादा पता लगता है। लेकिन अदरवाइज भी, जैसे औरतों के अंदर ब्रेस्ट कैंसर, आदमियों के अंदर प्रोस्टेट कैंसर, ये हमेशा से था। लेकिन अगेन तशखीस कम होती थी और लोगों की डेथ हो जाती थी बगैर बताए हुए, बगैर पता लगे। अच्छा डॉक्टर साहब, समझ नहीं आती है, तशखीश कराने जाए तो कोई आम इंसान ऐसे बैठे हुए कि चलो हम टेस्ट कराने चलें, चलो हम ये एक्सरे करा लें या मेमोग्राफी जो भी है वो करा लें, तो क्या सिम्टम्स ऐसे होते हैं जो हमें पता लगे कि अच्छा चलो करवा लें एहतियातन? तो देखें, औरतों में सबसे कॉमनेस्ट ब्रेस्ट कैंसर है जी। तो ब्रेस्ट कैंसर के लिए सबसे पहले सेल्फ एग्जामिनेशन है कि औरतों को चाहिए कि किसी सूरत कभी भी अपने ब्रेस्ट के अंदर कोई गुठली महसूस करें तो फ़ौरन डॉक्टर से रब्ता करें। हर गुठली मैलिग्नेंट कैंसर नहीं होती, ज़्यादातर बड़े आराम से ट्रीट हो जाते हैं और बिनाइन होते हैं। लेकिन उसी सूरत में मुमकिन है कि कैंसर अर्ली स्टेज पे डायग्नोज हो और 100% क्योर हो सके। क्योर पॉसिबल है आजकल के ज़माने में। अगर पहले स्टेज पे या सर्टेन स्टेज पे कैंसर का पता चल जाए तो उसे ट्रीट किया जा सकता है। नहीं, ट्रीट नहीं, क्योर किया जा सकता है। ट्रीटमेंट तो है कि भाई क्योर और पैलिएटिव दोनों है ना। मरीज आया है, आप उसका इलाज करते हैं। 100% क्योर किया जा सकता है ब्रेस्ट कैंसर को, प्रोस्टेट कैंसर को, या और भी बहुत से कैंसर्स को। लेकिन वो ये है कि अर्ली स्टेज पे डायग्नोज हो जाए। जैसे कैंसर का स्टेज 1, 2, 3, 4 होते हैं। स्टेज 1 और 2 के ऊपर अगर डायग्नोसिस हो जाती है तो क्योर हो जाता है। तो औरतों के अंदर ब्रेस्ट कैंसर के लिए सेल्फ एग्जामिनेशन, मेमोग्राफी, स्क्रीनिंग करानी चाहिए। आदमियों के अंदर पाकिस्तान का डाटा नहीं है, लेकिन NHS UK का ये है कि 90% ऑफ द मैन एट द एज ऑफ 90 ईयर्स हैज़ प्रोस्टेटिक कैंसर। तो 50 साल से ही बढ़ना शुरू हो जाता है। अब एक 500 रुपये का ब्लड टेस्ट होता है PSA,
Okay. अगर वो 50 साल से ऊपर के मर्द वो कराना शुरू कर दें तो वो ज़रा सा बड़े अर्ली स्टेज पे पता लग जाता है, बायोप्सी होती है और 100% क्योर हो जाता है। इसी तरह जिस फैमिली में जो भी कैंसर हुआ, उस फैमिली के मर्द या औरत जिसमें जो बीमारी हुई है, उनको चाहिए कि जिस उम्र में फैमिली में कैंसर हुआ है उससे 10 साल पहले उस कैंसर की स्क्रीनिंग करा ले। तो उससे ये होता है कि अर्ली स्टेज के ऊपर तशखीस मुमकिन हो जाती है। फैमिली में मतलब क्या, मतलब ये किसी genes फैमिली में भी अगर होता है? ओवरी का कैंसर हुआ है, अच्छा। तो उस फैमिली की खवातीन को चाहिए कि अगर उनको 50 साल की उम्र में हुआ है तो वो 40 साल से अपना ओवेरियन स्क्रीनिंग शुरू करा दे। अगेन एक छोटा सा ब्लड का टेस्ट है, CA-125, और क्लिनिकल एग्जामिनेशन या अल्ट्रासाउंड है वो करा लें। ब्रेस्ट कैंसर अगर किसी फैमिली में 60 साल में हुआ है तो बाकी खवातीन को चाहिए फैमिली में इन द 50। सेंस मुझे थोड़ा ये समझ आ रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल खुदा ना खास्ता मेरी अम्मी को जैसे अगर कैंसर जी, आपकी 50 में डायग्नोज हुआ है, तो आपकी अम्मी को हुआ है तो मींस आपकी मदर की फैमिली के अंदर जो खवातीन हैं, 50 में डायग्नोज हुआ है तो सब खवातीन को चाहिए 40 साल के बाद 40 साल की उम्र से अपनी उसकी एक स्क्रीनिंग कराती रहे। डॉक्टर को चेक करा लें, ब्लड टेस्ट करा लें, मेमोग्राफी करा लें। अगर कोलन का हुआ है तो कोलोनिक टेस्ट करा लें। तो इस तरह जिस भी बीमारी का जो भी कैंसर हुआ हो, मर्द में हुआ है तो मर्द में जो बीमारी हुई है उनको चाहिए कि उसके लिए स्क्रीनिंग करा लें। तो ये भी एक अर्ली तशखीस। क्योंकि पहले ज़माने में नहीं कहते थे कि ये जीन्स में है या कैंसर अगर उनको हुआ है तो उनको भी हो गया, मगर अब ये देखते आ रहे हैं कि अच्छा बाप को कैंसर था तो बेटियों में भी एक सर्टेन एज बाद आ गया, तो ये अब देखने को मिल रहा है। जी, पहले इसका इदराक नहीं था, लोगों को पता नहीं था। अब बहुत से कैंसर हैं जो जीन्स में आते हैं तो उसके लिए स्क्रीनिंग करानी चाहिए। अच्छा। और अदरवाइज बाकी चीज़ें, बहुत से कैंसर हैं जिनका आपके जेनेटिक से ताल्लुक नहीं है, इंडस्ट्रियल एक्सपोजर है, बाकी बहुत से उसके काजेज हो सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट इनके लिए तो आप स्क्रीनिंग कराएं। ज़रूरी है। अच्छा, कौन सी टेक्नोलॉजीज़ हैं आज के ज़माने में अवेलेबल जो कि आपको इलाज में हेल्प आउट कर रही होती हैं पेशेंट्स के लिए? देखिए, डायग्नोसिस के लिए हर तरह की मोडालिटी पाकिस्तान में मौजूद है, दुनिया भर में है। और पहले तरह के- नहीं थी इतनी? पहले नहीं थी। आज से 30 साल पहले ये नहीं थी। ओके। दूसरी चीज़ है तरीका इलाज। तो कैंसर के 3 तरीका इलाज हैं। अच्छा। एक है सर्जरी, एक है कीमोथेरेपी जो इंजेक्शन लगते हैं, एक है रेडिएशन। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त पाकिस्तान में ये तीनों तरीका इलाज मौजूद हैं। टॉप ऑफ द लाइन मशीन्स भी मौजूद हैं। JPMC के अंदर जैसे हमारे पास इस वक्त जो रेडिएशन ऑन्कोलॉजी, सर्जरी, कीमोथेरेपी तीनों चीज़ें होती हैं, और जिना में तो बिल्कुल मुफ्त भी होती हैं और कटिंग एज टेक्नोलॉजी है। और जिना में भी बहुत सारी अच्छी मशीन्स मौजूद हैं। जिना के अंदर जो रेडिएशन ऑन्कोलॉजी सेक्शन जिसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, तो कोई भी शख्स जो सुन रहा है वो गूगल करे, नॉट इन पाकिस्तान, पूरी दुनिया के अंदर जो टॉप मोस्ट सेंटर्स हैं उनके अंदर जो टेक्नोलॉजी साइबर नाइफ और टोमोथेरेपी है वो जिना में मौजूद है। ठीक है, इस वक्त हमने अब तीसरा साइबर लगाया है, 2 टोमोथेरेपी साइबर लगी नाइफ क्या चीज़ है? है। साइबर नाइफ बेसिकली एक रोबोट है। अच्छा। जो रेडिएशन के जरिए पिक्चर भी दिखा रहे हैं उसकी। रेडिएशन के जरिए कैंसर का इलाज करता है, रेडिएशन के जरिए सर्जरी करता है। तो एक हमारे पास साइबर नाइफ है जो अर्ली स्टेज के कैंसर को, ब्रेन का हो, प्रोस्टेट का हो, स्पाइन का हो, पेंक्रियाज का हो, उसको रेडिएशन के साथ जला के ख़त्म करता है। अच्छा। दूसरी हमारे पास एक जो दूसरी टेक्नोलॉजी है वो टोमोथेरेपी है। तो पहले तो ये कि दुनिया के जो टॉप 10 सेंटर्स के अंदर जो मशीनें हैं वो जिना हॉस्पिटल के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हैं। गवर्नमेंट ऑफ सिंध एंड पेशेंट्स एड फाउंडेशन के ताउन से ये फैसिलिटी एब्सोल्युटली फ्री है। 24 मुल्कों से और पाकिस्तान के 173 सिटीज़ से अभी तक लोग 2012 से अभी तक इलाज करा के जा चुके हैं। दूसरी फैसिलिटी है जो टोमोथेरेपी है, जो रेडिएशन बहुत से कैंसर के पेशेंट्स को एक मोडालिटी से ट्रीट किया जा सकता है। कुछ को सिर्फ साइबर से कर सकते हैं, कुछ को सिर्फ सर्जरी से, सब अलग अलग तरह के पेशेंट, कुछ को सिर्फ कीमोथेरेपी से। लेकिन ज़्यादातर मरीजों में 2 या 3 का कॉम्बिनेशन चाहिए होता है। अच्छा। तो ब्रेस्ट कैंसर जैसे मरीज है तो उसको सर्जरी भी चाहिए होती है, कीमो भी चाहिए होती है, रेडिएशन भी चाहिए होती है। तो JPMC के अंदर इंशाल्लाह 2-1 महीने में हमारा एक ब्रेस्ट का एक सेक्शन बन रहा है जिसे हम कहते हैं बिल्किस एंड अब्दुल सतारेदी ब्रेस्ट रेडिएशन पे। दुनिया का जो टॉप ऑफ द लाइन रेडिएशन ट्रीटमेंट इस वक्त पाकिस्तान में ना जिना में है ना किसी और सेंटर में ये मौजूद है, ये फैसिलिटी। अच्छा। जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है। अच्छा। 160 मरीजों का ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट का डेली हम फ्री रेडियोथेरेपी करेंगे। अच्छा। और उसमें यह है कि ये चूँकि बहुत हाई एंड मशीन है तो जो आम रेडिएशन के साथ जो मरीज को साइड इफ़ेक्ट होते थे वो इन मशीन्स के साथ नहीं होते। ओह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो ये कब आएगी? देखिए, इस वक्त भी हम कर रहे हैं। अच्छा। टोमोथेरेपी हमारे पास है, लेकिन हमारी कैपेसिटी 2 मशीन्स की वजह से कम है।
लेकिन अब जो मैंने बताया मशीन्स आ गई हैं, अंडर इंस्टॉलेशन है, 2-3 महीने में इंस्टॉल हो जाएंगी। क्योंकि हमारा एक कल्चरल इशू ये होता है कि औरतों के लिए एक प्राइवेसी चाहिए, तो ये बिल्किस अब्दुल सत्तार रेड्डी ब्रेस्ट रेडिएशन बे में डॉक्टर से लेके सेंट्री वर्कर तक सब फीमेल्स होंगी। तो फिर उनको ट्रेन भी तो करना होता होगा ना आप जो हमारे पास ऑलरेडी काफ़ी, हम 2012 से ऑपरेशनल हैं, तो हमारे पास ट्रेंड ह्यूमन रिसोर्स है और हमने बहुत हाईली क्वालिफाइड लोग, FCPS इस तरह के लोग हमारे पास ऑलरेडी बहुत से काम कर रहे हैं और मज़ीद भी हम हायर कर रहे हैं। तो हमारे जितना भी स्टाफ है वो क्वालिफाइड है और उन सब की सर्टिफिकेशन ट्रेनिंग होगी। लेकिन कहने का मकसद ये है कि ये औरतों के लिए एक सेक्शन होगा जिसमें किसी आदमी का दाखला मना होगा और हर तरह की फैसिलिटी, क्योंकि जिना में तो हर तरह के लोग आते हैं जाहिर है, और उनके साथ ये प्रॉब्लम होती है कि वो थोड़ा पर्दे का ध्यान रखना पड़ता है। अच्छा, आपने हमें बता दिया टेस्ट का भी कि किस तरह क्या सिम्टम्स या क्या चीज़ें हों, ख़ानदान में कोई हो, उसका भी बता दिया। प्रिकॉशंस का पता नहीं मिथ बनी है, मैं आपसे पूछना चाहूँगी जो मैंने सुना है, क्या हर इंसान को दुनिया में कैंसर 6 दफ़ा अटैक करता है या कुछ इस तरह का सिनेरियो मुझे किसी ने बताया था, मैंने कहा आपसे कंफर्म। जी ऐसे ही है कि हर इंसान को कहते हैं 6 to 10 टाइप ऑफ कैंसर अटैक करते हैं। लेकिन अगर आपकी इम्यूनिटी ठीक है और आपका हेल्दी लाइफस्टाइल है तो हमारी बॉडी के अंदर जो अल्लाह ने नेचुरल किलर सेल्स रखे हैं उसको खा जाते हैं। ठीक है, लेकिन उसमें कुछ इंडस्ट्रियल हैं, अब कोई किसी इंडस्ट्री में काम कर रहा है उसका एक्सपोजर है, स्मोकिंग है तो केमिकल्स का, अब स्मोकिंग है, आप स्मोक कर रहे हैं तो आप जो मर्जी करें, आपको फिर अल्टीमेटली बहुत से लोगों को कैंसर होना है। तो वो सब फैक्टर्स भी मैटर करते हैं। यानी कि अपनी क़ुव्वत मुदाफ़ियत अपनी स्ट्रॉन्ग रखनी पड़ेगी, हेल्दी लाइफस्टाइल से। एज डॉक्टर जाहिर है आप इन सब चीज़ों को इतना ज़्यादा मॉनिटर करते हैं, आप क्या कहेंगे क्या होना चाहिए हेल्दी लाइफ? ऑर्गेनिक डाइट, जितनी सिंपल और बेसिक डाइट खाएंगे उतना आप हेल्दी रहेंगे। अच्छा, ये प्रिजर्वेटिव्स ना हो? हाँ बिल्कुल, जितना सिंपल और हेल्दी ग़िज़ा होगी उतने आप बेहतर रहेंगे। और वो जितनी चीज़ें ऐड होती जाएंगी उसके अंदर प्लास्टिक ऐड होगा, बाकी चीज़ें ऐड होंगी तो लेकिन आजकल हम इम्यून सिस्टम मजबूत रखने के लिए विटामिन्स ले रहे होते हैं कि हमें लगता है हमारे खाने से वो सारी चीज़ें हम पूरी नहीं होती, तो वो भी तो एक दवाई भी तो एक केमिकल ही हुआ ना। अब एक सर्टेन एज के बाद आप विटामिन वगैरह ले सकते हैं, ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन अदरवाइज़ अगर आप अपनी डाइट को, बैलेंस डाइट है, आप हेल्दी डाइट खा रहे हैं तो उस वक्त आपको जनरली फिर विटामिन की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप वेजिटेबल्स भी ले रहे हैं, आप मीट, पोल्ट्री ये चीज़ें भी ले रहे हैं, फ्रूट्स ले रहे हैं, ड्राई फ्रूट ले रहे हैं, अगर ये सब चीज़ें आप ले रहे हो तो जनरली आपको विटामिन की फिर यंग एज में तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है डॉक्टर साहब। अच्छा, अब हम जो है हार्ट की बात करते हैं, दिल की बात करते हैं। इसके बाद डॉक्टर मंसूर साहब मैं चाहूँगी कि आप भी थोड़ी सी ये प्रिकॉशंस बताएं पहले तो, फिर उसके बाद नहीं, पहले सिम्टम्स बताएं बल्कि कि कैसे पता चलेगा। क्या जैसे इन्होंने बताया कि अगर ख़ानदान में किसी को कैंसर था तो आप भी अपने टेस्ट कराना शुरू कर दें, तो क्या हार्ट का भी सिनेरियो ऐसा ही है कि अगर जी फैमिली में हार्ट की प्रॉब्लम है तो आप एहतियात नहीं करेंगे तो आपको भी हो सकती है? जीन्स का ताल्लुक है इससे? हार्ट के मरीज़ों में ब्लड प्रेशर और हार्ट में मेरे ख्याल है कैंसर से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अच्छा। और ख़ुसूसन हाइपरटेंशन या ब्लड प्रेशर के मरीज़ जो हैं इनमें हाई रिस्क पॉपुलेशन वही होती है जिनकी फैमिली में फर्स्ट डिग्री रिलेशन, चाचा, मामू, खाला, पुप्पी वगैरह पे अगर है तो आप में ब्लड प्रेशर होने का रिस्क बहुत ज़्यादा है। अच्छा। इसी तरह से हार्ट के मरीज़ों में ख़ास तौर से अगर यंग एज का मतलब ये 60 साल या इससे कम किसी को हार्ट का मर्ज़ हुआ है तो इनकी औलादों में, इनकी नस्लों में हार्ट का मर्ज़ होने के इम्कानात बहुत ज़्यादा होते हैं। तो एक तो ये बड़ा क्लियर है इसमें। अच्छा। और इस पॉपुलेशन को हम जनरली एडवाइस करते हैं स्क्रीनिंग के लिए। अच्छा। ब्लड प्रेशर का है तो 30 साल की उम्र के बाद साल में एक दफ़ा ब्लड प्रेशर स्क्रीन करना और इसके बाद फिर 6 महीने 35-40 साल के बाद इस तरह से। और हार्ट के मरीज़ों के भी स्क्रीनिंग के टेस्ट बड़े अच्छे आ गए हैं आजकल। और पहले तो हम एक्सरसाइज टेस्ट वगैरह करते थे, अब एक बड़ा अच्छा टेस्ट आ गया जिसे हम CT स्कैन कैल्शियम स्कोर करते हैं। अच्छा। तो इसका फ़ायदा ये है कि सिर्फ कैल्शियम स्कोर से आपको 97% जो है डेफिनेटली
आपको क्लियर हो जाता है कि आपको मर्ज अगर शुरू भी हुआ है तो सामने आ जाता है। यानी ये नहीं, कैसे होता है टेस्ट? ये है सीटी स्कैन, अच्छा, सीटी स्कैन है, सॉरी। और आजकल बहुत कॉमनली अवेलेबल हैं। हाँ। इसकी कॉस्ट भी इतनी ज़्यादा नहीं फॉर्चुनेटली। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये मेरे ख्याल है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी मौजूद हैं, प्राइवेटली भी मौजूद हैं, हर और ये तरफ। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है? ये फेयरली लेटेस्ट है, इसकी और एडवांस चीज़ें आ रही हैं, लेकिन ये इस वक्त दुनिया में बेसिक स्क्रीनिंग टेस्ट माना जाता है। और अगर आपको मर्ज़ की है उसमें नज़र आता है, फिर आप फर्दर टेस्ट करके ये देखते हैं कि आपको किस हद तक मुतासिर हो रहे हैं इस वक्त, और जिसमें हम मुख्तलिफ़ किस्म के स्ट्रेस टेस्ट कर लेते हैं, एक्सरसाइज टेस्ट होते हैं, परफ्यूजन स्कैन होते हैं। और डॉक्टर साहब देखिए जी, बहुत सारी हम ये खबरें आजकल सुनने में आ रही हैं कि जो यंगस्टर्स होते हैं उनको हार्ट अटैक हो गया। मतलब एक ज़माने में ऐसा होता था कि सर्टन एज वाले लोगों को हार्ट का मर्ज़ लाहक होता था, लेकिन आजकल हम अखबार में पढ़ते हैं कि 21 साल के बंदे को हार्ट अटैक हो गया। तो ये इसकी क्या वजूहात है? एक तो जब हम हमारी अपनी पॉपुलेशन का एक तो जेनेटिक मेकअप कुछ इस किस्म का है कि हमेशा से ये देखा गया पिछले 50 साल से कि साउथ एशियन पॉपुलेशन में जो वेस्टर्न पॉपुलेशन है उसके मुकाबले में काफ़ी जल्दी हार्ट अटैक होते हैं। हार्ट के अमराज ज़रा जल्दी सामने आ जाते हैं, हार्ट अटैक भी होते हैं, डेथ भी होती हैं। और इस मॉडर्न ईरा में हम ये देख रहे हैं कि 30s 40s में पहले जो कि सोच भी नहीं सकते थे नज़र आता है, और खुसूसन ख़वातीन में हाँ मीनोपॉज से पहले कुछ सोच नहीं सकता था। हाँ। और मुझे याद है कि काफ़ी साल पहले जब मैं पाकिस्तान आया तो एक 35 साल की खातून थी, बच्चे को फीड कर रही थी, उन्हें हार्ट अटैक हुआ। तो मैंने एक्चुअली रिपोर्ट की अपने कोलीग को कि यार ये मैंने देखा है। हाँ। और आज ये बड़ा कॉमन है, बिल्कुल। इट्स नॉट अनकॉमन। इसकी सारी वजूहात मैं एक ब्रेक के बाद आपसे जानूंगी, तो फिर प्लीज़ बताइएगा आप कि ये क्या हो रहा है, कि क्यों हो रहा है, इसकी वजह क्या है और हम क्या गलत कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी के साथ। छोटा सा ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। अभी एक और डॉक्टर ने हमें ज्वाइन इन किया है, और वही आज पहली दफ़ा ऐसा हुआ है मेरे शोबे इतने सारे डॉक्टर्स अंडर वन रूफ। डॉक्टर साद खालिद नियाज़ हमारे साथ, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट, डायरेक्टर SIAG सिविल हॉस्पिटल। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? डॉक्टर साहब आप तो पहले आ चुके हैं मेरे शो पे जी, है ना? हाँ जी, पहले आए। पहले तो हमने आपको बुलाया था वो जो मैदा कटवाने वाली जो बातें चल रही थी, और वो उसके बारे में पूछने के लिए। आज थोड़ा सा अलग टॉपिक है, खैर इस पे भी बात करेंगे। तो मैं आपके पास आऊँगी बिल्कुल। इस वक्त हम हार्ट को डिस्कस कर रहे थे, आपके आने से पहले डॉक्टर मंसूर से बात हो रही थी कि क्या क्या फैसिलिटीज़ और टेक्नोलॉजीज़, एडवांस टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं। नहीं, बल्कि ये बात हो रही थी कि जो यंग लोग हैं उनके अंदर कैसे ये आजकल हार्ट अटैक और ये हार्ट डिजीज़ डेवलप होने लगे। इसमें सबसे पहले तो कुछ जेनेटिक का है दखल कि हमारे यहाँ यंग एज में आता है, लेकिन उसको भी अगर आप साइड लाइन कर दें तो मेन चीज़ हमारा लाइफ स्टाइल है। अच्छा। और लाइफ देर तक जागना ये है इसमें शामिल लाइफस्टाइल में कि हर चीज़ नींद पूरी ना करना अब ये है एक बड़े रिस्क फैक्टर्स में से शामिल हो चुका है। हाँ। कि अगर आपकी प्रॉपर नींद नहीं होती 6 से 8 घंटे तो इट बिकम्स अ रिस्क फैक्टर फॉर हार्ट डिजीज। और लेट सोना, लोग समझते हैं कि अच्छा जी 2 बजे सो गए और उस हिसाब से आप सुबह उठ गए तो 6 घंटे 8 घंटे की नींद तो हो गई। देखें, इसमें आप कुछ भी कहें, लेकिन इस डे एंड एज में मेरा ख्याल है मुझे एतराज़ कम करना चाहिए उस पर, क्योंकि बहुत सारे लोग शिफ्टों में काम करते हैं तो उन्हें भी अपना जॉब तो रखना है। तो आई डोंट थिंक कि हम इसको इतना लेंगे, लेकिन 6 से 8 घंटे की प्रॉपर नींद वो ज़रूरी होती है। क्योंकि जेनजीज जो है ना वो रात को जल्दी नहीं सोते। सारे यंगस्टर्स इस वक्त देख रहे होंगे अगर, तो ये वो सारे सबका यही हाल है। अम्मा चीख चीख के थक जाती हैं, लेकिन उन्होंने अपना टाइम पे सोना है जी। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बहुत सीरियस प्रॉब्लम है। और दूसरा ये जो कॉफ़ी पीते हैं, ये माचा कॉफ़ी और फलाना कॉफ़ी जो आजकल ट्रेंड है ये यंगस्टर्स में। ओके, इसमें ये बेशक आपने बहुत सही पॉइंट उठाया है। हम इसको कॉफ़ी समझते हैं, लेकिन एक्चुअली ये होता है मिल्क। ओके। अच्छा, हमारे हार्ट में प्रिवेंशन के हिसाब से ये जो सैचुरेटेड फैट है ये सबसे ज़्यादा मिल्क से आता है, डेयरी में फैट। अच्छा। और हम आमतौर पे जो चाय पीते थे वो चाय होती थी थोड़ा सा दूध। अब आजकल हमने जो शुरू कर दिया दूध पत्ती, उसमें आप सिर्फ दूध पीते हैं। हाँ, चाय कम होती है।
चाय के कहते हैं कि चाय कॉफ़ी के थोड़े से बेनिफिट्स हैं हार्ट के लिए, लेकिन मिल्क फैट जो है, क्योंकि हम फिर उसकी क्रीम भी डालते हैं, मलाई भी इस्तेमाल करते हैं, तो जहाँ तक डेयरी फैट का है इसको आपको कट डाउन करना है। एक ज़माने में दूध फ़ायदा पहुंचाता है जब बच्चा छोटा होता है, और जब बड़ा हो जाता है तो वही नुकसानदेह हो रहा होता है। आपने बहुत सही पॉइंट उठाया है। दरअसल दूध होती ही बच्चों की ग़िज़ा है, हाँ, इन्फेंट की ग़िज़ा होती है। यही वजह है कि माँ चाहे वो गाय हो या इंसान की हो, हाँ, कुछ अरसे बाद दूध बंद कर देती है। उसकी वजह यही है कि उसका बच्चा बड़ा हो गया, उसकी ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन क्योंकि ये ग़िज़ाइयत में इसमें बहुत होती है, इंसानों के हमेशा से काम आ रही है, तो कल्चर अभी तक चल रहा है। अब इसके साथ साथ हो ये गया कि बाकी ग़िज़ाइयत में भी फ़र्क आ गया, प्लस एक बहुत बड़ा दखल जो साउथ एशिया में है वो है फ़िज़िकल एक्टिविटी का ना होना। हाँ, सबसे अहम चीज़ ये है। बिल्कुल। मोटापा सारी दुनिया में है, लेकिन साउथ एशिया का मोटापा जो है इसमें जिसे हम कहते हैं ट्रंकल ओबेसिटी, सेंट्रल ओबेसिटी, यानी आप कह रहे हैं हार्ट का जो ये ताल्लुक है ये मोटापे से बहुत ज़्यादा बहुत है, ज़्यादा है। खुसूसन खुसूसन। उस मोटापे से जो ट्रंकल कहते हैं। ट्रंकल ओबेसिटी को आम अल्फाज में ये कहूँगा कि तोंद निकला होना। हाँ, और साउथ एशिया में ज़्यादा तोंद निकली हुई होती है और लोगों आप गौर करें तो हमारे बच्चों को भी छोटे छोटे पेट नज़र आ रहे होते हैं, जो कि बाकी फार ईस्ट में या वेस्ट क्या में। क्या रीज़न है, वजह? इसकी दो चीज़ें हैं। एक तो ग़िज़ा जिसमें हमारी हाई कार्ब डाइट, प्लस जब फिजिकल बिरयानी के एक्टिविटी। पहाड़ बना के हम खाते हैं, है ना, हर फ्राइडे बिरयानी बनेगी, दाल चावल ऐसे मज़े से हम खा मज़ा रहे तो आता है ना। हैं। मज़ा तो खैर आता है, लेकिन फिर वो ये देखे ना, ये जो यंग वो हो रही है डेथ्स। दूसरी चीज़ फिजिकल एक्टिविटी का ना होना। अच्छा, और इस पे मुझे याद आता है, हम जब छोटे थे तो एक कहावत होती थी, पढ़ोगे लिखोगे होगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे ख़राब। एग्जैक्टली। तो उल्टा दरअसल कर दें वो अब हम। अभी तक चल रहा है हमारे यहाँ। और दूसरा ये हो गया खुसूसन हमारे शहर में बच्चों को जो इश्यूज हो गए हमारे माशरे के बाहर निकलने के, बच्चों को सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, वो एक बड़ा दखल है उसका आजकल। हर आदमी स्ट्रेस में है, बच्चे भी स्ट्रेस में हैं। स्कूल जितने हैं उनमें अब प्लेग्राउंड नहीं है, जबकि कंसेप्ट ही नहीं था किसी स्कूल का बगैर प्लेग्राउंड होने बिल्कुल, का। बिल्कुल। वो भी ज़रूरत है वक्त की कि एजुकेशन देनी है लोगों को। तो हमारी सोसाइटी में जो चेंजेस आ रही हैं उसमें डाइट का बड़ा दखल है, अभी जिक्र किया फास्ट फूड का, जी, इन चीज़ों का। इन्होंने जैसे अगर हम कैंसर के हवाले से भी बात की तो उन्होंने भी डाइट का सबसे पहले नाम लिया। अगर हमारे यहाँ डाइट में सबसे अहम चीज़ क्या है जो हम रेकमेंड करते हैं? ताज़ा फल और ताज़ा सब्ज़ी, ओके, यानी सलाद और फ्रूट का ज़्यादा इस्तेमाल, ओके। वो हमारे यहाँ अब बहुत कम है। गोश्त और उसके पीछे सब भागते हैं। गोश्त में बुराई नहीं है, लेकिन जनरली उसमें रेस्ट्रिक्शन रखना ज़रूरी है। ओके, दूसरा ये कि हम सेचुरेटेड फैट, हमारे यहाँ एक बड़ा कल्चर है कि चर्बी वाला गोश्त, मज़ा तो होता है क्योंकि फ़ैट का इस्तेमाल ग़िज़ा में होता इसीलिए है कि खाने के काबिल हो जाए, टेस्ट अच्छा हो जाए। तो हम चर्बी वाला गोश्त स्पेशली लेते हैं, और वो एक मुज़र चीज़ है। वो सही नहीं। अच्छा, ये जो कहते हैं आजकल, एक ज़माने में था देसी घी से मोटे हो जाएंगे, आजकल कह रहे हैं कि ये गुड फैट्स में आ गया देसी घी, ये खाना चाहिए। समझ नहीं आती ना, मेरा ख्याल कोई है कुछ कह रहा है, कोई कुछ। मेरा ख्याल है ये आप सोशल मीडिया की बातें कर रही हैं, साइंस नहीं है इसके पीछे। अच्छा, देयर इज़ नो साइंस विच सजेस्ट कि जी देसी घी, डेयरी फैट या किसी भी सूरत में एनिमल फैट आप यूज़ करें। ओके, वी प्रेफर कि आप वेजिटेबल फैट यूज़ कीजिए जिसमें पॉली अनसेचुरेटेड फैट्स और मोनोसेचुरेटेड फैट्स होते हैं। अच्छा, इसमें आपके तकरीबन सारे ऑयल हैं एक्सेप्ट जो जिसे हम ट्रॉपिकल फैट्स कहते हैं, एक दो जो जम जाते हैं। जमने वाले अवॉइड करें। अच्छा। जो तेल नहीं जमते वो जनरली दे आर बेटर देन एवरीथिंग एल्स। ये वैसे करता क्या है, ये क्या खराबी करता है, ये बताएं कि अगर हम इस तरह के फैट्स लेते हैं और आप डेयरी प्रोडक्ट्स की बात करें तो ये क्या करता है, मतलब हार्ट की नालियों के लिए क्या नुकसान है? ये एक रॉ मटेरियल है, आपके जिस्म में एक ख़ास किस्म का कोलेस्ट्रॉल होता है, एलडीएल, जो आपके लिवर में बनता है। तो ये एक रॉ मटेरियल है उसको बनाने का। अच्छा, तो जब आप ये लेते हैं तो उसकी मिकदार एलडीएल की ज़्यादा होती है, और एलडीएल का फंक्शन जो है वो खून के शरियानों के हिसाब से ऐसा होता है कि उसमें ये जब ट्रैवल करता है तो एक इन्फ्लेमेशन, एक आजकल बड़ी मॉडर्न चीज़ है जिसे हम कहते हैं हर चीज़ की शुरुआत इन्फ्लेमेशन से होती है। मतलब किसी किस्म की इन्फ्लेमेशन होती है, हमारी जो लाइनिंग होती है
खून की शरीयान की, उसमें डैमेज होता है, उसमें दाखिल होता है और फिर उसमें फिर इन्फ्लेमेशन होके वहाँ पर एक तरह से जमना शुरू हो जाता है। अच्छा। तो एक जब जमता है और बढ़ते बढ़ते वो पूरी की पूरी जो शरीयान है उसको ब्लॉक कर देता है। तो ये खून की रवानी वहाँ से हो नहीं पाती उस तरह जिस तरह होनी चाहिए। दैट्स राइट। और इसमें एक्सरसाइज का दखल ये है कि एक्सरसाइज से आपकी खून की रवानी चलती रहती है। हमें दोनों चीज़ें चाहिए अच्छा। कि खून का दौरान भी चलता रहे। तो आराम करने से आपका खून का दौरान स्लो होता है। ये जो कहते हैं ये लहसुन के जवे खा लें, निहार मुंह, बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना, जैसे इस पे सोशल मीडिया पे ही होती हैं, ये गार्लिक के जवे खा लें, अगर 2-3 अंडा खा रहे हैं आप उसके साथ, ये सही है क्या? देखिए, इस पे गार्लिक पे 87-88 में 2 इंटरनेशनल कांग्रेस हुई थी, मैं भी उनमें शामिल था। तो उस वक्त दूसरी कांग्रेस पे हमने ये डिसाइड किया कि हम दोबारा ही कांग्रेस नहीं करेंगे। गार्लिक में एक कंपाउंड होता है जो कि स्टैटिन हम यूज़ करते हैं ना, वो होता है थोड़ा सा, लेकिन अगर आपके पास आजकल जो गोली होती है उसका आप चौथा हिस्सा लें तो उसके बराबर करने के लिए आपको 1 किलो गार्लिक रोज़ खाना पड़ता है। तो आप 1 किलो वो ले लें या एक छोटी सी गोली ले लें। और दोनों का फ़र्क ये है तमाम दवाओं के लिए और हर्बल के लिए कि किसी भी, जैसे आपका तंबाकू है, आप सिगरेट में तकरीबन 3000 कंपाउंड होते हैं, जबकि हम आपको गोली में 1 कंपाउंड दे रहे हैं। उसका हमें पता है आपके जिस्म में क्या असर करेगा, अगर कोई प्रॉब्लम होता है वो भी फ़ौरन पिक हो जाता है। नहीं डॉक्टर साहब, गोली तो तब लेंगे ना जब मर्ज लाहक होगा। ये तो ऐसे ही जैसे ना अपनी ग़िज़ा में शामिल कर लें गार्लिक। अगर आपको हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है, एक आम इंसान के लिए कहते हैं कि अच्छा जी गार्लिक को अपनी ग़िज़ा में शामिल रखें। गार्लिक क्या ऐसा काम करता है? क्या खून पतला करता है? क्या करता है ऐसा? गार्लिक में और प्याज में थोड़े से एंटी प्लेटलेट भी होते हैं, खून पतला भी करता है, इसमें कोई शक नहीं है, और कोलेस्ट्रॉल कम करने में शायद काम आता है। लेकिन आजकल 21वीं सदी में हम हर चीज़ को एविडेंस करते हैं। अच्छा। तो इन चीज़ों पे सब पे रिसर्च हो रही है और इसमें देखा ये गया कि क्लिनिकली डे टू डे लाइफ में इनका इतना बड़ा इफेक्ट नज़र नहीं आया। अच्छा, अभी देखिए ना कितनी चीज़ें चेंज होती रहती हैं। बिल्कुल, तो ग़िज़ा का दखल ज़रूर है, इसमें कोई शक नहीं है। जैसा पहले भी कहा कि ये वाली ग़िज़ा आपने लेना ही है, हेल्दी डाइट। बिल्कुल। और अब आजकल आपको मालूम है माइक्रो प्लास्टिक हर चीज़ में है। अब उसका हमें पता भी नहीं है कि वो क्या नुकसान कर रहा है जिस्म में, और हम सब के जिस्म में है। आप जो चाहो कर लो, पहुंच चुका है और पहुंचता रहेगा। इसके असरात तो बाद में पता लगेंगे, लेकिन जहाँ तक मुमकिन हो, जैसे डॉक्टर साहब ने पहले भी कहा कि सादी ग़िज़ा जितना भी हो। अच्छा, ये तो हो गई ग़िज़ा की बात। अब मुझे बताएं टेक्नोलॉजीज़, लेटेस्ट हार्ट की सर्जरीज़ या एंजियोप्लास्टी, एंजियोग्राफी, उसके लिए क्या क्या आ गई हैं जो पहले नहीं थी और लोगों को नहीं पता? अभी पहली चीज़ तो ये बता दूं कि आज 21वीं सदी में जी बहुत कम चीज़ें ऐसी रह गई हैं जिनका हल नहीं है। तो हर किस्म के मर्ज़ का कोई ना कोई हल है। किसी का मुकम्मल हल है, लेकिन क्योंकि जिस्म वही है, जीन्स वही हैं, मर्ज़ बढ़ता रहता है। बिल्कुल। तो उसके हिसाब से दवाएं भी मौजूद हैं, प्रोसीजर भी मौजूद है, सर्जरी भी मौजूद है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आजकल हम ज़्यादातर काम, काफ़ी सारे काम ऐसे हैं जिनके लिए पूरा सीना खोलना पड़ता था, उसको बगैर खोले हुए ये काम हो जाता है। जब आप हार्ट की सर्जरी करते थे तो पूरा सीना खोलना पड़ता था, या फिर पता लगाने के लिए भी? नहीं, पता लगाने के लिए डायग्नोसिस अलग होता है। अच्छा, डायग्नोसिस में बड़ी एडवांसमेंट आई है। बहुत एडवांसमेंट। वो क्या है वो मैं जानना। उसमें एक तो मैंने पहले भी जिक्र किया कि एक तो सीटी स्कैन है, कैल्शियम स्कोर, जो कि मर्ज़ की इब्तिदा से ही, कि अगर आपको इब्तिदा भी हुई है तो नज़र आना शुरू हो जाता है। सही हो गया। तो आप प्रिवेंटिव लाइन पे चले जाते हैं, ठीक है ना। उसमें भी 2-3% मिस होते हैं, क्योंकि गारंटी किसी चीज़ की नहीं होती। बिल्कुल। तो एक तो वो आ चुका है जिससे कि आप हर एक, और जैसे ही आपको पता लगा सिग्निफिकेंट मर्ज हुआ, आपने दवा शुरू कर दी। सही है। और एक्सरसाइज, दवाएं, डाइट, हर चीज़ जो भी होता है वो कर रहे हैं। ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना शुरू कर दिया, शुगर है तो शुगर को कंट्रोल रखना है, खाने में नमक कम डालना शुरू कर दिया, खाने में ओवरऑल नमक कम करने। लेकिन हमारे, मैं बड़ा रिपीट करूँगा कि हमारे माहौल में इस गर्मी में नमक बंद करना मुनासिब नहीं होगा। ओके, ये भी देखें एक मिथ है, क्योंकि नमक बंद करने से काफ़ी मसले होते हैं। आपको पोस्टरल हाइपोटेंशन होता है, लोगों को चक्कर आते हैं। कम करना हर एक के लिए ज़रूरी है, सिर्फ मरीजों के लिए नहीं। अच्छा, अब कमिंग बैक टू द एंजियोग्राफी, ये मैं हैरान हो गई सुन के कि ये तो एक लिक्विड जो है उससे ही पता चल जाता है, पहले तो कुछ और होता था। ये क्या है?
इसे ये सीटी स्कैन का ही पार्ट है। सीटी एंजियोग्राफी से हम कहते हैं। इसमें ये एक सजेशन देती है। अच्छा। आज भी क्या आज प्रोसीजर क्या होता है डॉक्टर साहब इसका? सिंपल, जैसे आपको आईबीपी होता है, इंट्रावीनस एक ड्रिप लगाते हैं और अच्छा। सीटी स्कैन कर लेते हैं। यहाँ पे नस से जी। एक ड्रिप लगा है। अच्छा। हाँ, लेकिन इसको ये यंग लोगों में तो मुनासिब है, अच्छा, लेकिन जब उम्र ज़्यादा होती है, शुगर के मरीज़ हैं जिनको ये गुर्दे पे प्रोसीजर मुझे थोड़ा बता सकते हैं क्या होता है? कि जैसे लाइक कोई लिक्विड, जैसे मेरी अम्मी का हुआ था तो कोई येलो से कलर कॉन्ट्रास्ट का होता है। एक कोई लिक्विड था कलर का और वो नजर आ रहा था मशीन बिल्कुल में। वही ऐसे ही? बिल्कुल वही चीज़ है। वो इंजेक्ट करते हैं और उसके बाद जो जहाँ जहाँ हम ब्लॉकेज। जो हम डायरेक्टली हार्ट में देते हैं वो यहाँ देते हैं। हाँ। अब पहले तो हमें जो हम करते हैं उसमें डायरेक्ट देते हैं ताकि एक्सट्रीम प्रेसिशन से हमें नज़र आ जाए कि क्या ब्लॉकेज है, कितनी डिजीज़ है, क्या है। सीटी स्कैन अब इतना सेंसिटिव हो गया कि वो बहुत सारी चीज़ें पिक कर लेता है। टेक्नोलॉजी है, एआई बेस्ड है। अच्छा। तो वो पिक कर लेता है और उससे सजेशन ब्लॉकेज मिल पता चल जाती है कि कौन कौन सी आर्टरीज बंद है। काफ़ी हद तक। और डॉक्टर साहब वो क्या होता है जो कैमरा अंदर जाता है उसको क्या कहते हैं? वो प्रॉपर एंजियोग्राफी होती है। दो अच्छा। चीज़ें हैं उसमें। कैमरे का आपने जिक्र किया। एक तो कॉन्ट्रास्ट के साथ हम पिक्चर लेते हैं, अंदर कैमरा नहीं जाता, कैमरा बाहर होता है। अच्छा, वो हमें तो नहीं पता जा रहा। कैमरा बाहर होता है एंजियोग्राफी में। हम अंदर सिर्फ कॉन्ट्रास्ट देते हैं। जो कैमरे का जिक्र है वो एक अल्ट्रासाउंड होता है, इंट्रावेस्कुलर अल्ट्रासाउंड, आईवस जिसे हम कहते हैं। तो वो हम उसी ट्यूब के ज़रिए, जो आपको मेरा ख्याल है इतनी बारीक होती है कि आपको अगर टीवी पर दिखाएंगे तो शायद मुश्किल से नज़र आए। उसमें अल्ट्रासाउंड का एक कैमरा होता है जो आपके अंदर शरीयान का पूरी पिक्चर जो है वो दिखाता रहता है कि कितनी ब्लॉकेज है, किस जगह है। अच्छा। यहाँ तक कि ओसीटी है, उसमें ये भी पता लग जाता है कितना कैल्शियम है, तो कितना वो जाता टिश्यू है। कैसे अंदर? वो वाली जो चीज है। आपने ये ड्रिप लगवाई है कभी या जी देखी जी है? जी जी जी। आपके ड्रिप के जैसा कैन्यूला होता है, ठीक है। उसी के थ्रू जाती है। ओह माय गॉड। अच्छा, वो अंदर जाती है। और मैंने इंटरनेट पे देखा था कि वो कोई अंदर चीज जाके जो जमी हुई चिकनाई है उसको लाइक हटा भी रही थी कोई चीज। ओके। वो क्या होती है? ये दो तीन तरीके हैं। एक तो बलून होता है एंजियोप्लास्टी, दूसरा है। एक लेज़र होता है। अच्छा। एक कटिंग होती है मशीन जो एक रोटेट करता है बड़ी हाँ, तेजी हाँ, से, वही वो देखी थी मैंने। जी, जी। काटता है कैल्शियम वो क्या वगैरह चीज को। होती है डॉक्टर साहब? इसमें हम रोटाब्लेटर इसे कहते हैं। वो रोटेट करता है 90,000 पर सेकंड पे। तो वो उसको कट वो जो करता जमी है हुई और कट चिकनाई इस है। तरह हाँ, करता है कि वो इतना बारीक पाउडर हो जाता है कि वो ब्लॉक करने आगे ब्लॉक नहीं करता, बल्कि वो ब्लड में डिसअपियर हो जाता है। ओके। तो और ये उस प्रोसीजर को डॉक्टर साहब आपने क्या कहा? उसे हम रोटाब्लेशन कहते हैं। रोटाब्लेशन। और ये इतना नया भी नहीं है, इसको अब 30-35 साल आम हो लोगों गए। को नहीं पता है ये इन चीजों लेकिन के बारे में। पाकिस्तान में ये अवेलेबल है। अच्छा। हाँ। हाँ। तो और वो स्टंट लगते हैं जो स्टंट में बड़ी तरक्की आई है। अच्छा। हम पहले बलूनिंग करते थे, उसमें ये होता था कि तकरीबन 15 से 20% में एक्यूटली 24 घंटे में ब्लॉकेज आता था, फिर दोबारा इमरजेंसी होती थी। जब से स्टंट आए हैं तो इसमें वो एक्यूटली प्रॉब्लम नहीं होता। और स्टंट कैसे लगाते हैं और क्या फ़ायदा होता है स्टंट लगाने से? ओके, स्टंट जो हैं एक इसकी मिसाल, इसके फोल्ड हम इसे कहते हैं। मसलन आपने ये छत बनाते हुए देखा है, पहले एक स्टील का वो बनाते हैं जी। नेटवर्क, उसके ऊपर सीमेंट लगाते हैं। बिल्कुल, तो ये उसी तरह का एक नेटवर्क होता है अच्छा। जो बहुत बारीक होता है। और आजकल बहुत अच्छे स्टैंड आ गए, बहुत बारीक हो गए। वो एक बलून होता है, उसके ऊपर वो स्क्वीज करके चढ़ा देते हैं। अच्छा। तो उसके ज़रिए हम वहाँ पहुँचाते हैं और जब अपनी लोकेशन पे पहुँच जाता है जहाँ हमें उसको ब्लॉकेज को खोलना जी। है, तो वहाँ वो बलून से एक्सपेंड कर देते हैं। अच्छा। और फिर वो वहाँ उसी तरह रहता है। तो वो तो उसको वो स्टंट आपकी शरीयान में लगता है ना, उसमें जाके लग जाता है और ब्लड आराम से पास कर सकते हैं। बिल्कुल, वो और ब्लॉकेज क्या नहीं वो होता। खराब भी हो सकते हैं स्टंट्स? जो मेटल स्टैंट हैं उसमें तकरीबन आजकल के दौर में जो अगर अच्छी तरह लगाए जाएं तो तकरीबन 6 महीने में 5 से 8% में मसला आता है। अच्छा। और उसको दोबारा सही कर सकते हैं। दोबारा तो सही वो उसी प्रोसीजर के थ्रू कर सकते हैं। और एक और भी नए स्टैंड जब आ रहे हैं, जी। पहले आए थे और विड्रॉ हो गए किसी वजह से, अब दोबारा उन पे काम चल रहा है। ये जो हम स्टैंड आजकल लगाते हैं वो परमानेंट पार्ट बन जाते हैं आपके अच्छा। हार्ट का। अच्छा। अब जो नए डेवलपमेंट आ रही है उसमें ये है कि स्टेंट आपका 1 साल 2 साल में खुद ही डिसअपियर हो जाता है। तो अच्छा। आपकी आर्टरी बिल्कुल नॉर्मल रह जाती है। नॉर्मल रह जाती है। अच्छा, और ये पेस मेकर का क्या सीन है? पेस मेकर क्यों लगाया जाता है?
मैं एज इस मरीज आपसे पूछ रही हूँ क्योंकि इतने मरीजों को लेकर गई हूँ अपने जानने वालों को, तो जो जो सवाल मेरे दिमाग में एज पेशेंट के साथ जाने वाले के होते हैं पेसमेकर वो। ऐसा होता है, आपके हार्ट जो पंप करता है, हाँ जो आप पल्स देखती हैं, जी वो क्यों पर वो एक इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी से चलता है। जी, जो धड़कन है हमारी। हार्ट में एक जगह जनरेटर होता है, हाँ वो जनरेशन क्रिएट करता है, वो आगे जाके फिर वो पूरे दिल में जब फैलती है, जिसे हम डीपोलराइजेशन कहते हैं, तो फिर हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, जी उसके बाद रिलैक्स करता है। ये एक इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी के थ्रू होता है। एक इस किस्म की बहुत लो ग्रेड की बिजली होती है हमारे बॉडी के अंदर, हार्ट में। हाँ कुदरती। दैट्स राइट। और एज के साथ कुछ डिजनरेशन होती है या किसी डिजीज़ की वजह से, जब ये जनरेशन प्रॉपर नहीं होती, यानी कि हार्ट बीट मिस होते हैं, जैसे लोग कहते हैं ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं मतलब दिल घट रहा है, हार्ट बीट मिस होती है किसी की। नहीं, मिस होना अलग चीज़ है। अच्छा वो अलग है। हाँ, पेसमेकर की मैं बात कर रहा हूँ। जब ये इसकी जो प्रोडक्शन है, जी। ये किसी वजह से रुकती है या बंद होती है, या इसकी जो लाइन, क्या कहना चाहिए, लाइन लॉसेस, बीच में अगर उसकी लाइन Vibration में भी उसकी- नहीं, लाइन में भी कहीं ब्रेक आ जाए, अच्छा ज़्यादातर वो जो लाइन दिल में की ब्रेक लाइन आता है, दिखाते हैं हाँ, हम, ब्रेक आ जाए, हाँ। तो उसमें भी आपकी हार्ट बीट जो है 40 या उससे कम हो जाती है, जो कि मुनासिब नहीं है आपके रिक्वायरमेंट के लिए। उसमें ये हो सकता है कि आप चलते हुए अचानक गिर जाते हैं, अच्छा बेहोशी हो जाती है। ये जो- symptoms हैं? ये सिम्टम होते हैं। अच्छा तो उस सूरत में हमें ये एक्स्ट्रा बैटरी लगानी पड़ती है। अच्छा। और जब पेसमेकर लगा लेते हैं तो वो जो इलेक्ट्रिकल काम है वो वो इलेक्ट्रिकल शुरू हो जाता है, क्योंकि हार्ट मसल अपना काम कर रही है, हाँ। ये अपनी तरफ से जनरेट करती है इलेक्ट्रिसिटी, और वो आपका हार्ट चलता रहता है। अच्छा पेसमेकर की भी बहुत सारी किस्में आ गई, जो कि सिर्फ इस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी के अलावा, जिसे हम हार्ट फेलियर के, जिसका हार्ट इतना अच्छा काम नहीं कर रहा है, एक ख़ास किस्म के मरीज़ों में ख़ास जनरेटर लगता है, पेसमेकर लगता है, बहुत सारी चीज़ें इसमें डेवलपमेंट आई हैं। इसमें आई हैं। अच्छा अब हमारा वो रह गया ओपन हार्ट सर्जरी, वो ब्रेक के बाद करेंगे, वो ज़रूरी है करना, और भी उसमें जो टेक्नोलॉजीज़ हैं वो आपसे हमें जानना है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें जाननी है। हमें मुझे लग रहा है मेरा टाइम कम पड़ जाएगा, लेकिन खैर ब्रेक के बाद जल्दी जल्दी सारे सवाल करूँगी। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सो अब पता नहीं लोगों को ख़तरनाक भी लग रहा होगा मेडिकल की बात, और ये बात सुन के भी कुछ लोग डरने लगते हैं और बहुत वहमी भी होते हैं। खैर अच्छी बात है वहमी होना सेहत के हवाले से। सो हम बात कर रहे थे हार्ट की और हम पहुंचे थे अब ओपन हार्ट सर्जरी पे। बाकी चीज़ें आपने बता दी, टेक्नोलॉजीज़ क्या आ गई। ओपन हार्ट सर्जरी में क्या तरक्की हुई है, क्या टेक्नोलॉजी आई है जो आप शेयर करना चाहेंगे? अभी सबसे अहम चीज़ तो ये है कि ओपन हार्ट पहले से कहीं ज़्यादा सेफ़ है, ओके और इसमें जो मोर्टेलिटी है वो काफ़ी कम हो चुकी है। अच्छा इसमें ओपन हार्ट किसकी करते हैं वो देखने, क्योंकि जिनको ज़रूरत है मसलन बाईपास की, उसमें तकरीबन ओपन हार्ट जितनी आज से 40 साल पहले होती थी उससे काफ़ी कम होती हैं, क्योंकि एंजियोप्लास्टी से काफ़ी मसाइल हल हो जाते हैं। अच्छा और दूसरा ओपन हार्ट होता है वॉल्व की रिप्लेसमेंट के लिए। अच्छा तो अब जो सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी है इस सिलसिले में वो ये कि अब वॉल्व जो हैं वो भी बगैर ओपन किए तब्दील कर दिए जाते हैं। अच्छा अभी तक ये है कि हाई रिस्क मरीज़ों में करते हैं, क्योंकि ये पिछले मुझे याद आ रहा है जिन साहब ने ये पहला किया था, जब वो प्रेजेंट करने जा रहे थे तो मेरे पास से गुजरे, मैंने हेलो हाई की तो रुके नहीं, मैंने कहा जल्दी क्या है वो, उसने कहा यू मस्ट कम ओवर, व्हाट आई एम गोइंग टू शो इट्स आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। हाँ उन्होंने पहली दफ़ा जब ये शो किया कि बगैर हार्ट सीना खोले हुए एओर्टिक वॉल्व चेंज किया, जी तो बिलीव मी उन्होंने किसी को बताया नहीं था या परमिशन किस तरह ली थी, पूरा हॉल बिल्कुल सख्ता छाया हुआ था कि कैसे कर दिया इस आदमी ने। और आज वो चीज़ सारी दुनिया में कर है, रहे हैं कराची में, पाकिस्तान में, हर तरफ अवेलेबल है। हाँ। और ये बड़ी हैरान कुन थी उस वक्त, लेकिन आज ये हो रहा है। इसको, इस प्रोसीजर को क्या कहते हैं? इसको हम टावी कहते हैं, अच्छा जो हम टांग के ज़रिए एंजियोग्राफी की ज़रा, इसकी ट्यूबें ज़रा बड़ी होती हैं, अच्छा तो वो तो फिर उसके जान ज़रिए के जरिए जाती है। जी। हाँ अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपसे पूछना चाह रही थी, भूल गई। नहीं दवाइयों का साइड इफेक्ट नहीं, अभी पूछना चाह रही थी और मैं भूल गई। चलिए खैर वो आएगा तो मैं बाद में पूछ लूँगी। दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स, बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं 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 नहीं, मेरी अम्मा खुद कहती थी
कि दवाई नहीं ले रही, मैं डायलिसिस नहीं करा रही, मैं हार्ट नहीं करा रही, ये नहीं करा रही, वो कुछ ढीठ पेशेंट्स होते हैं, थोड़े स्टबन पेशेंट्स होते हैं, ये दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स का क्या चक्कर है? ये इस बात पे सब रोशनी डाल सकते हैं दवाइयों का साइड इफ़ेक्ट्स का, ये क्या मसला है? इसमें दो तरीके से मैं समझा सकता हूँ। एक तो ये है कि ये दवाएं काफ़ी ट्रायल टेस्टेड के बाद आती हैं, सेफ़ होती हैं जब भी इस्तेमाल में आती हैं। इसकी मिसाल ऐसी है कि अगर आप 100 आदमियों को खाना खिलाएंगे तो 4-5 का पेट ज़रूर ख़राब होगा। अगर 4-5 का ख़राब है तो खाना तो ख़राब नहीं हुआ ना, हमसे टॉलरेट नहीं हुआ। खाना ख़राब होता तो 95 को होता। तो साइड इफ़ेक्ट कुछ लोग टॉलरेट नहीं कर पाते, साइड इफ़ेक्ट होता है। अच्छा। और हर चीज़ का होता है। दूसरी हमारी सेफ्टी क्या है कि ये दवाएं ज़्यादातर डेवलप होती हैं यूरोप में या नॉर्थ अमेरिका में। अच्छा। और वो लोग इस्तेमाल करें, हमारे यहाँ तो काफ़ी बाद में आती है ना, जब कॉस्ट कम हो जाती है। तो जब वो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और उनको फ़ायदा हो रहा है तो हमें क्यों नहीं फ़ायदा होगा? तो ये जहन से निकाल दें कि दवाओं से मसले होते हैं। यस, हो सकते हैं ओकेजनली, लेकिन अगर किसी एक को मसला हो रहा है तो उसके लिए हम बाकी 99 लोगों को नुकसान तो नहीं पहुंचाएंगे दवा ना देके। अच्छा, एक लास्ट इसकी जवाब आ गया। अच्छा, इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि सिर्फ आपको ये देखना होता है कि जिस बीमारी से आप सफ़र कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप गए हैं, जिसकी वजह से दवा की ज़रूरत है, उसके नुकसान कितने हैं आप बैलेंस करते हैं। दूसरा एक आम ख्याल ये है कि जो हिकमत और होम्योपैथ की दवा होती है इनके साइड इफ़ेक्ट नहीं होते। तो इनको आप आंख बंद करके लें, बिल्कुल हर के जैसा नहीं है। आपको पता नहीं है, ठीक है, लेकिन बहुत सारी इन दवाओं में स्टेरॉइड्स होते हैं, ऑर्टिज़ोन जिसको आप कहते हैं। बहुत सारी चीज़ों में बहुत हैवी मेटल्स होते हैं। हमारे लिवर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो हम इस वक्त क्वाइट अक्सर देख रहे हैं कि जिगर के, और तो आप कोई भी दवा लें तो ज़रूरी चीज़ ये कि ये देख लें कि भाई उसको ज़रूरत है या नहीं है। नहीं ले लो। हाँ जी, आप जैसे आपने अभी हम जिक्र कर रहे थे, बहुत सारे लोग वैसे भी दवाएं ले रहे होते हैं। मेरे हिसाब से कोई फ़ायदा नहीं है। आप वही चीज़ लें जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि जो ज़रूरी है। और अगर उसका कोई साइड इफ़ेक्ट होगा तो वो जो भी डॉक्टर आपको दे रहा है उसको हैंडल कर लेगा। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट सवाल हार्ट के हवाले से, उसके बाद फिर मैं किडनी पे आने वाली। डॉक्टर साहब, जैसे मेरी अम्मी का एक टेस्ट हुआ था, वो मुझे याद भी नहीं है क्या था, उससे उन्होंने ये बताया था कि जो इनकी ओपन हार्ट सर्जरी है, जो अम्मी को ज़रूरत थी क्योंकि उनका हार्ट 25% काम करता था, तो ओपन हार्ट सर्जरी है वो कुछ चांसेस होते हैं लाइक कि अगर हार्ट ओपन होगा, क्योंकि उस मरीज़ में इतनी सारी और बीमारियां होती हैं कि वो सेफ़ नहीं होता। वो क्या टेस्ट है जिससे ये पता चले कि आपकी ओपन हार्ट सर्जरी हो भी सकती है कि नहीं? वो कैसे जायज़ा लेते हैं आप लोग? ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है और सबसे आम सवाल यही होता है। और हमें जब भी हम किसी मरीज़ को सर्जरी के लिए भेजते हैं, दो चीज़ें देखते हैं कि इसको कितना बेनिफिट होगा, नंबर 1, ठीक है। और अगर बेनिफिट ज़्यादा है तो हम एंजियोप्लास्टी या बाईपास फिर उसी वक्त करते हैं। कोई टेस्ट करते हैं आप इसके लिए? इसमें एक होता है हार्ट का फंक्शन देखने के लिए, एकोकार्डियोग्राफी उसे हम कहते हैं। उसमें हार्ट का फंक्शन नज़र आता है। और फंक्शन जितना ख़राब होगा उतना रिस्क ज़्यादा है। अच्छा। ये एक अजीब सी चीज़ है, जितना ख़राब होगा उतनी लाइफ को भी ख़तरा है। तो कई दफ़ा हमें रिस्क लेके लाइफ सेविंग करनी पड़ती है। अच्छा। और सच्ची बात यह है, जिस कारोबार में नुकसान का अंदेशा ना हो, मुनाफा भी नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल। तो कई दफ़ा रिस्क लेनी पड़ती है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि जिनका रिस्क और बेनिफिट जो है वो बैलेंस रिस्क की तरफ ज़्यादा होता है। जब रिस्क की तरफ ज़्यादा होगा तो बेहतर है कि हम उसको ऑपरेशन ना कराएं, दवाओं से रखें। साथ ही साथ ये भी कहूँ कि आजकल दवाएं वाकई बहुत अच्छी हो गई हैं और बहुत सारे मरीज़ जो हैं दवाओं पे भी, ये ज़रूर है कि लंबी उम्र हम नहीं दे सकते, तो जो भी उम्र खुदा ने दी है उसमें क्वालिटी हम इम्प्रूव कर सकें लाइफ की। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो अगर आप वही बेहतर कर दें तो फिर वो भी बड़ी बात है। मैं चल रही हूँ हार्ट, क्योंकि हार्ट बहुत इंपॉर्टेंट, खैर हर ही ऑर्गन इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन अब हम चलते हैं डॉक्टर ज़फ़र के पास। डॉक्टर ज़फ़र, आपसे मैं ये पूछना चाहूँगी, ज़ाहिर है आप SIUT में होते हैं और वहाँ मैंने देखा है, खुद जाके दौरा किया है, वहाँ इतनी ज़बरदस्त मशीन्स हैं डायलिसिस की और इतनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी सारी आप लोगों के पास है। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि क्या क्या लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं जो आ गई हैं अब इस एरा में, जो पहले नहीं थी? जी। देखें, पहले तो ये था कि अगर आप आज से 50 साल पहले देखें जी,
जब मैंने ज्वाइन किया था जी उस वक्त तो एक वार्ड था छोटा सा, अब तो माशाल्लाह SIUT बहुत बढ़ गया है, काफ़ी फैल गया है। जी जी। तो उस वक्त तो ये आप अब तो आप देखिएगा। लोगों ने इतना अच्छा होटल खरीद लिया और ऐसा यूटी बना दिया। जी जी। तो वो भी एक वर्ल्ड क्लास डायलिसिस सेंटर है, अभी शुरू हो गई हैं वहाँ, 65 मशीनें हैं डायलिसिस की। हाँ और वहाँ डायलिसिस शुरू हो गई है, लेकिन अगर आप किसी वक्त उसको सेंटर को विज़िट करके देखें तो वो वर्ल्ड क्लास है बिल्कुल। ओके। ज़बरदस्त डायलिसिस सेंटर है और लोग, आम लोग आते हैं। डायलिसिस अगर आप देखें तो बाहर अगर करवाएं तो कम से कम 15,000 रुपये एक डायलिसिस के खर्च होते हैं। हमारे यहाँ क्योंकि SIUT में कोई चार्जेस नहीं है और तकरीबन हम 1800 डायलिसिस रोज़ कर रहे हैं। जी। रोज़ 1800 डायलिसिस हो रही हैं, मतलब सारे SIUT में अगर देखें तो। डायलिसिस की मशीन्स में फ़र्क आया है जो पहले होती थी और अब होती थी, उसमें कोई लेटेस्ट देखें वो उसमें चीज़ों में फ़र्क तो जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है हर चीज़ रिफाइंड होती जा रही है। जी पहले डायलिसिस यूनिट जो मशीनें होती थी वो उसमें एसिटिक एसिड से उसको डायलाइज करते थे, तो उसमें पेशेंट्स जो होते थे उनका डायलिसिस के दौरान वॉमिट हो रही है या Nausea feel हो मतलब रहा है, इतना मतली ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होते थे पेशेंट। अच्छा अब जब से दूसरी उसमें बायोकार्ब डायलिसिस आई है और इम्प्रूवमेंट हुई है, तो अब जो मरीज़ आते हैं आराम से लेटते हैं, कोई परेशानी, कोई सिम्टम्स नहीं होते। मशीन में इनबिल्ट चीज़ें हैं, ब्लड प्रेशर भी आप देख सकते हैं और उसका मतलब हर एक चीज़ है। बल्कि अब जो मशीनें आगे आ रही हैं उसमें तो आप उसके इलेक्ट्रोलाइट्स और ये वो हर चीज़ उसमें आती जाएगी। तो चीज़ों में देखें तरक्की भी हुई है और लाज़मी बात है चेंजेस भी आई हैं चीज़ों में। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि जब मैंने ये 50 साल पहले ज्वाइन किया था, एक छोटा सा वार्ड था, 18 बिस्तर होते थे, 10 या 12 मेल थे, बाकी फीमेल थी और बच्चे थे। तो उस वक्त डायलिसिस यहाँ नहीं होती थी। अच्छा यूरोलॉजी जो है बेसिकली ये डील करता है सर्जरी से, सही सही। और ये डायलिसिस और ये जो होती थी ये नेफ्रोलॉजी का सब्जेक्ट था। लेकिन अदीब साहब का ये ख्याल था कि यार डायलिसिस नहीं हो रही है, पेशेंट्स जो हैं वो उसकी वजह से उनकी डेथ हो रही है, तो इसको शुरू करना चाहिए। अच्छा मैं आपसे सवाल कुछ करना चाहूंगी तो इस हवाले से। जी, जी। मैंने कहा डायरेक्ट टाइम कम है तो मैं डायरेक्ट सवाल जी, करूं। ये जो किडनी का मर्ज है लाहक जी, होता है, जैसे मैंने सबसे पूछा, जी, जी, जी। इसके एक तो सिम्टम्स मुझे पूछने और प्रिकॉशंस जी 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 कि जी। कैसे आपको पता चलेगा कि आपको जाके चेकअप्स कराने चाहिए। अच्छा देखें, किडनीज़ का जो कई मरतबा तो कुछ पता ही नहीं लगता। अगर एक मरीज़ है, सर में दर्द है या वॉमिटिंग हो रही है या वो अपने आप को खाना नहीं खा रहा है, हाँ तो आप रूटीन अगर अमूमन जो इसमें डायग्नोसिस होती है थोड़ी सी लेट होती है। अच्छा तो एक आदमी है एक तो अगर डायबिटिक पेशेंट होता है तो वो जी, तो जी, पता है वही, कि किडनी जी, पे असर जी, करे। जी, जी। लेकिन अगर डायबिटीज आपको नहीं है देखें फिर- डायबिटीज़ नहीं है, इन्फेक्शन एक कई लोगों को साइलेंट इन्फेक्शन होता है। अच्छा। बहुत अरसे से इन्फेक्शन चला आ रहा है किडनीज में, हाँ। वो किडनी फेलियर्स में चली जाती हैं। ओके ठीक है ना। इन्फेक्शन का पता यूरिन वगैरह के जरिए पता चलता है, कैसे पता जी चलेगा? जी, इन्फेक्शन का पता लगता है, यूरिन आप करवा के देखते हैं। हाँ अगर उसमें आपके बैक्टीरिया आ रहे जी। हैं, पस सेल्स आ तो रहे कोई हैं, तकलीफ या कोई फिर दर्द कल्चर- ऐसी चीज होती है जिससे पता चले? जलन होती है अमूमन। अच्छा। जल और लोग इग्नोर कर रहे वो होते हैं इग्नोर उसको। कर देते हैं कि भाई ठीक है, हो रहा है। हाँ गए अपना मोहल्ले के डॉक्टर के पास, हाँ। उन्होंने आपको दे दी, कोई दवाई दे दी, हाँ एंटीबायोटिक दे दी, तो वो मालूम हुआ कि कुछ बेहतर हो गए, फिर हुआ, फिर वो नहीं गए, तो ये चलता है। देखें किडनी का इन्फेक्शन अगर एक मरतबा होता है ना, हाँ तो वो बहुत उसके जो जरासीम है बैक्टीरिया, वो बहुत देर से, बहुत मुश्किल से रेडिकेट होते हैं। अच्छा इसीलिए मेरे पास अगर कोई मरीज़ आता है अमूमन ई कोलाई इन्फेक्शन, जी तो मैं उसको करता हूँ कि एंटीबायोटिक लंबे अरसे देता हूँ। अच्छा ये 5 दिन, 7 दिन या 10 दिन से क्योर कम नहीं नहीं। होता। अच्छा एक और इम्पोर्टेंट बात, जैसे पित्ते में, वो पित्ते कह रही हूँ सॉरी, किडनी में जी। पथरी हो जाती जी, है, जी, जी, जी। सो लाइक उसकी लेटेस्ट पहले होता था कि जी मुश्किल होता था जी, निकाल, जी, अब लेजर के थ्रू ही हो जाती है। नहीं नहीं, बहुत सारी चीज़ें उसके हाँ, लिए क्या-क्या चीज़ मॉडलिटीज़ आ गई हैं। अगर आपके किडनीज में पत्थर है तो पहले तो ये होता था कि उसको अगर निकालना होता था तो अच्छा बड़ा चीरा दे के जी बिल्कुल। और उसको निकाला जाता था। हाँ जी आजकल जो है
जो मॉडल टेक्नोलॉजीज आ गई हैं उसमें आप देखें लिथोट्रिप्सी कर देते हैं। वो क्या आप होता है? लेटाएं और शुआओं के जरिए पत्थर को तोड़ दिया, ठीक है। चूरा हो गया और निकल गया पत्थर। ठीक है कोई ना? काटम पीटी नहीं, काटम पीटी नहीं है। हाँ। अच्छा, दूसरा कुछ पत्थर ऐसे होते हैं जो सख्त होते हैं। अच्छा अच्छा, वो उससे नहीं टूटते। अच्छा उसके लिए एक दूसरी मॉडलिटी है जिसको PCNL कहते हैं। उसमें यह है कि पेशेंट को लेटा के बेहोश करके पीछे से कमर से एक ट्यूब डालते हैं। अच्छा, उसी में एक वो होता है कि दूरबीन लगी हुई होती है, कैमरा होता है, आप देखते जैसे हैं। लैप्रोस्कोपी होती है उसी तरह का कोई प्रोसीजर है ये? लेप्रोस्कोपी तो अलग है, वो तो पेट का है, लेकिन ये तकरीबन वैसा ही है। हाँ। इसमें आप किडनी में डायरेक्ट डालते हैं पीछे अच्छा, से, अच्छा छोटा सा सुराख करके। हाँ, हाँ। और वहीं आप पत्थर को देखते हैं और वहीं आप उसको लेजर से या तोड़ते हैं। SWL से तोड़ देते हैं। ओके। छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं। फिर वो फॉर्सेप से उसी से पकड़ पकड़ के अच्छा, निकाल वो लेते यूरिन हैं। के जरिए नहीं निकलते? नहीं, वो उसको आपको निकालने उसको उसको आप देख रहे हैं, आपको सब नजर आ रहा है। हाँ। कैमरे में आप देख रहे हैं और बाकायदा मॉनिटर कर रहे हैं। मॉनिटर लगा हुआ है और उसको आप देख के और पत्थर को उठा उठा के निकाल लेते हैं। डॉक्टर साहब, ये पथरी होती क्यों है, क्या वजह है? देखें, क्या ऐसी हमें पथरी- बदियाती देखें, पथरी जो है उसके कई कॉज हैं वो बनने के। हाँ अभी तक पता नहीं लगा क्योंकि हम लोग हैं भी स्टोन बेल्ट पे यहाँ पर। पथरी जो बनती है एक तो Stone belt इन्फेक्शन। पे? मतलब? जी हाँ, मतलब ये यहाँ पर स्टोन्स के काफ़ी केसेस आपको मिलेंगे। स्टोन बेल्ट कहते हैं हमारे मुल्क को, स्टोन जी बेल्ट हाँ, जी हाँ, मुल्क। कहते हैं, अब आप एरिया थर के इलाके में चले जाएं जी। या सिंध के इलाके में चले जाएं हाँ। तो वहाँ आप देखेंगे पथरी के केसेस बहुत ज़्यादा होंगे। छोटे छोटे बच्चे हैं। ऐसा क्यों? आप पाएं, देखें, एक तो ये है कि उसमें हमारे यहाँ पानी का प्रॉब्लम है। पानी से इसका मतलब लिंक्ड है पथरी का जी हाँ, कुछ? जी जी। जो ये फिल्टर करके पीना या गंदा पानी पीना उससे? वो देखें, आप अगर बहुत अरसे इन्फेक्शन रहेगा आपके हाँ। किडनीज में या कहीं भी तो स्टोन फॉर्म होगा। ओके ठीक है ना? ओके। तो अब वो ये होता है कि वो उसकी वजह है स्टोन फॉर्म की। डॉक्टर साहब, एक और चीज़ कहते हैं, किडनी की इन्फेक्शन बहुत सारे लोगों को जैसे आदत होती है अपना पेशाब रोकने की। जी, जी, जी। अक्सर लोग तो जी, वो क्या होता है उससे इन्फेक्शन बहुत होता है? उसमें नहीं, दो तीन चीज़ें होती हैं उसमें। अगर पेशाब बहुत अरसे रोका रखा है आपने तो पेशाब में कुछ क्रिस्टल्स होते हैं। ठीक है ना? जी। वो क्रिस्टल्स जो होते हैं वो सेडमेंट कर जाते हैं। अच्छा। अब वो करते हैं तो बाद में पथरी बनाते हैं। अच्छा, उसमें फिर इन्फेक्शन भी हो सकता जी। है। तो इन्फेक्शन जो है नाइडिस प्रोड्यूस करता है आपको स्टोन के ऊपर, उसके ऊपर स्टोन बनना शुरू हो जाते हैं। डेड बैक्टीरियाज हैं। हाँ। अगर आपके उसमें हैं, हाँ। डेड बैक्टीरियाज हैं आपके उसमें अंदर पड़े हुए हैं कहीं पाउच में, उसमें स्टोन डॉक्टर बनना शुरू हो जाते साहब, हैं। वो भी जो होता है कि गाउट का अटैक होता है, अलग अलग जॉइंट्स में जो गाउट हो जाता है, जी, वो जी। भी किडनी क्रिस्टल्स रिलीज करती है, उसकी वो क्या कहानी? देखें, वो उसमें ये होता है कि अक्सर क्रिस्टल्स ही होते हैं वो भी। कुछ लोग होते हैं उनका यूरिक एसिड वगैरह काफ़ी बढ़ा हुआ होता जी है। जी। तो जो यूरिक एसिड है वो भी एक सोर्स है स्टोन्स बनाने का। अच्छा। प्रोस्टेट है, इनलार्ज हो गया किसी का। अब जब प्रोस्टेट इनलार्ज हो जाता है तो उसमें क्या होता है कि पोस्ट प्रोस्टेटिक पाउच बन जाता है अच्छा। दोनों तरफ। उसमें यूरिन जो है पूरा खाली नहीं होता, वहाँ रह जाता है। हाँ। जब वो रह जाता है तो उसमें क्रिस्टल्स जो हैं वो नीचे नीचे बैठ के और वो जमा हो जाते हैं। जहाँ भी आपकी बॉडी के जॉइंट्स हैं जहाँ भी ऑब्स्ट्रक्शन होगी वहाँ स्टोन फॉर्मेशन के चांसेस ज़्यादा होंगे। हाँ। पानी कम पीने से भी ऐसा कुछ होता है? पानी अगर ज़्यादा पिएंगे ज़्यादा तो पिएंगे? उससे ये होगा कि फ्लश आउट होते रहेंगे अच्छा, आपके तो ये crystals। फायदा हो जाता है। ये फ़ायदा हो जाता है उसमें। तो आप अगर देखें थर वगैरह या दूसरे आप इंटीरियर सिंध में या और ऐसी जहाँ जहाँ गुर्बत से वहाँ स्टोन्स आपको ज़्यादा मिलेंगे। अच्छा। वो ये है कि एक तो मजदूर हैं, काम करते हैं, पानी भी गंदा कम पीते पीते हैं, हैं, कम भी पीते धूप हैं। में लगे हुए हैं, पसीना आ रहा है, स्टोन फॉर्मेशन के चांसेस ज़्यादा हैं। अच्छा। ठीक है ना? ये सारी चीज़ें हैं। तो किडनी कहते हैं फिल्टर का काम करती है बॉडी हाँ। में, एक ऐसा ये पार्ट है जो फिल्ट्रेशन करता बिल्कुल है आपकी बिल्कुल खून को फिल्टर जी करता है। बिल्कुल करता है। समझे, जैसे अगर मैं ऐसे आम लफ्ज में कहूँ, छन्नी का काम करता है। बिल्कुल छन्नी का काम है। ग्लोमेरुलस होती हैं उसमें। वो ये करती हैं कि यूरिन को, और ना सिर्फ यूरिन को बल्कि जो चीज़ आप एक्सेस होती है आपके ब्लड में उसको छानती हैं वो। टॉक्सिन रिलीज। देखें, उसमें ये होता है कि आपका जो यूरिन गया उसके साथ मिसाल के तौर पे आपने नमक बहुत ज़्यादा ले लिया, जी बिल्कुल। ठीक है ना? अब वो एक्सेसिव है हाँ। आपके उसमें। जी। वो क्या होगा, वहाँ से अगर आपकी किडनी हेल्दी है तो वो उसको छान छान बाहर देगी, निकाल देगी। एक करेगी। अच्छा, अगर कम है आपके जिस्म में
तो फिर यूरिन में वो निकलेगा नहीं, बल्कि वो क्या होगा, वो जाएगा तो सही, लेकिन वो रीअब्जॉर्ब हो जाएगा वहाँ से। तो ये खुदा ने, यानी आप अच्छा डॉक्टर साहब कहते हैं ना कि आपने बीफ ज्यादा खा लिया या कोई ऐसी हैवी ग़िज़ा ज्यादा ले ली, मुर्गन ग़िज़ाएं आप खाते हैं, तो वो किडनी पे इफेक्ट करता है, या बहुत सारी ऐसी मिथ्स है, पानी ऐसे नहीं पिया, बैठ के नहीं पिया, खड़े होके पी लिया, बहुत सारी ऐसी चीजें समझ नहीं आती। नहीं, वो पानी का तो ऐसा नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि आपने बहुत सारा बीफ खा लिया या खा लिया, जैसे मैंने आपको कहा है। हाँ। कि अगर हेल्दी किडनी है तो वो तो आपका निकाल देगी सारा। बिल्कुल। अगर डिजीज किडनी है तो उसमें इफेक्ट करता है, उसमें यूरिया बढ़ जाएगा, क्रिएटिनिन बढ़ेगी, वो नुकसान देता है। अच्छा। तो हर चीज़ का एक इत्तेदाल पे होना चाहिए। हेल्दी किडनी रखने के लिए जी क्या हमें करना चाहिए? देखें, हेल्दी किडनी, एक तो आपको पानी का इस्तेमाल ठीक रखना चाहिए। अच्छा, और आप क्या सजेस्ट करते हैं? पानी का इस्तेमाल आम शख्स कितने गिलास? देखें, कम से कम रोज कहते हैं 1.5 से 2 लीटर तो पानी पीना चाहिए आदमी को, ठीक है ना। अच्छा, बहुत सारे लोगों का ये भी मिथ है कि आए इतना पानी पी लोगे किडनियों को कितना काम करना पड़ेगा, इतना भी नहीं करना चाहिए। बहुत अजीब बातें। वो देखें, वो तो खैर बातें हैं, लेकिन 1.5 लीटर पानी जो है वो एक ज़्यादा आदमी पी लेता है इतना। अच्छा, पानी का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि आप सिर्फ पानी पी रहे हैं, आपने चाय पी, उसमें भी ठीक है ना, उसमें भी पानी है, कॉफ़ी ली, खाना आपने खाया, शोरबा है, उसमें भी पानी है। तो पानी तो हर चीज़ में है, तो इतना तकरीबन हो जाता है। और आपने कितनी अच्छी बात की कि भाई जितनी जरूरत है बॉडी को, जी। वो किडनी नहीं वेस्ट करेगी, वो तो दोबारा रीअब्जॉर्ब हो जाएगा। तो ये कहा जाता है कि भाई जो सारे अच्छी चीजें हैं ना, वो यूरिन के थ्रू निकल जाएंगी अगर ज्यादा पानी पिया तो। नहीं, इतनी अजीब सी बातें ऐसी, जी हाँ, वो तो खैर हमारे मुल्क में थोड़ा सा तो ऐसा नहीं है, पानी ज्यादा पीना चाहिए। जी पीना चाहिए, लेकिन उसमें एक चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि अगर गुर्दे काम सही नहीं कर रहे, जैसे किडनी फेल हो गई किसी के, उनका ये पानी, उसमें भी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि पानी पीते हैं, अच्छा, अब वो पानी तो निकल नहीं रहा, बिल्कुल, वो जमा हो रहा है, तो बॉडी में जब भर रहा है, वो बॉडी में भर रहा है, फेफड़ों में भर रहा है, तो वो उनको सांस की तकलीफ हो जाएगी। और वो डायलिसिस पे जो होते हैं वो फिर आते हैं डायलिसिस में तो जल्दी, तो वो उन लोगों को तो रिस्ट्रिक्शन ये है कि भाई आपको जितना यूरिन आ रहा है आप उतना ही पानी लें। देखें, अमूमन ये होता है कि अगर पानी आप जो उनको सजेस्ट करते हैं, मरीज़ जिनके गुर्दे ख़राब, उनको कहते हैं साहब जितना आपको यूरिन आ रहा है उतना ही आप पानी लें, और 200 या 300 सीसी उससे एक्स्ट्रा ले सकते हैं। बस उससे अगर किसी को 300 सीसी पेशाब आया तो 24 घंटे में वो 600 सीसी पानी ले सकते हैं। डॉक्टर साहब, मैं एक ब्रेक दूंगी, आई एम सो सॉरी, और फिर हम वो कहते हैं ना कि पैनक्रियास, लिवर और बहुत सारी और बताएं ज़रा डॉक्टर साहब, मैं ज़रा टीज़र दे के जाऊँ। डॉक्टर साहब, क्या जितनी भी चीज़ों का ताल्लुक आपके हाजमे से है, ठीक है, जिसमें लिवर हो, जिगर, मैदा, लुबलुबा या पैंक्रियास, आंतें, खाने की नाली, ये सारी की सारी जो हैं ये आती हैं जिसको हम गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, तो इसके ऊपर हम बात करेंगे, इसकी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ क्या क्या है, और इन दी एंड फिर मैं ये भी बात करूंगी कि कौन कौन सा ऑर्गन रिप्लेस हो भी सकता है या नहीं। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और आज हम बात कर रहे हैं कौन कौन से अमराज जो ऐसे हैं जिसकी टेक्नोलॉजीज़ बहुत ज़्यादा बेहतरीन आ गई, जो इलाज में आसानी पैदा करती हैं, डॉक्टर्स के लिए भी और मरीज़ों के लिए भी। तो डॉक्टर साद से अब हम बात करेंगे बेसिकली, जैसे अभी हमने जाने से पहले बताया, देखिए सबसे पहले तो ये होता है कि बहुत सारे ऐसे इलाज हैं, जैसे किडनी की रिप्लेसमेंट हो जाती है, लिवर का जो इम्प्लांट है वो एक मुश्किल प्रोसीजर होता है। सबसे पहले तो मैं ये मोटे मोटे क्वेश्चंस पूछूं। लिवर ट्रांसप्लांट अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में अब बहुत सारी जगहों पे हो रहा है और अच्छा हो रहा है, क्वालिटी ट्रांसप्लांट हो रहा है, और सपोर्ट भी गवर्नमेंट की तरफ से अच्छी है, तो उसमें कॉस्ट का भी क्योंकि एक ज़माना था लिवर ट्रांसप्लांट के लिए इंडिया जाते थे। जी बिल्कुल, वो अल्हम्दुलिल्लाह थैंक्स टू डॉक्टर फैसल डार, हु इज़ द पायनियर ऑफ ये पूरा सर्विस, और फिर उसके बाद और लोगों ने भी किया। लेकिन अब तो लाहौर, इस्लामाबाद, गम्बर्ट, कराची
एंड आई एम श्योर शायद शहरों में भी शुरू हो रहा है या हो रहा होगा। लेकिन अब लिवर के ट्रांसप्लांट हो भी रहा है, लिवर के ट्रांसप्लांट की रिज़ल्ट्स भी वैसे ही हैं जैसे किडनी ट्रांसप्लांट के हैं, वेरी गुड रिज़ल्ट्स। मसला सिर्फ ये होता है उसमें कि डोनर जो है हमारे पास, क्योंकि लोग अपने जो लोग आपके अजीज़ जिनका इंतकाल हो जाए या जिनकी ब्रेन हो जाए और बाकी ऑर्गन्स फंक्शन कर रहे हैं, जो अपने ऑर्गन्स को डोनेट कर सकते हैं, वहाँ पे हम बहुत मुश्किल में आए थे। हम जिंदा दे सकते हैं हाँ। अपनी माँ को कि मेरा ले लो गुर्दा, लेकिन अपनी माँ का गुर्दा या जिगर देने को तैयार नहीं होते। हाँ। या अपने बच्चे का, क्योंकि यार ये बॉडी है ना, बॉडी ये हो जाएगी। यानी आपके कहने का मकसद है हमारे यहाँ डोनेशन, ऑर्गन डोनेशन को अनफॉर्चुनेटली मैं माजरत के साथ मैं उसको जोड़ दिया गया एक रिलीजियस उसके साथ। हालांकि सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, ईरान और दुबई, टर्की, इन मलेशिया, इन सब जगहों पे ट्रांसप्लांट और ऑर्गन डोनेशन हो रही है और ये सारे इस्लामी ममालिक हैं। तो अगर ऑर्गन डोनेशन हो तो लिवर और किडनी के ट्रांसप्लांट के तो मसले ही बहुत सारे हल हो जाए। एक आदमी 2 किडनी और 2 लिवर, 2 आँखें, ठीक है, अब तो हार्ट, लंग्स, आपके सब ऑर्गन्स ट्रांसप्लांट हो सकते हैं जितनी आप दें। तो आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से हम सब की तरफ से आई एम श्योर ये कहूँगा कि देखें, ऑर्गन किसी एक शख्स की जान बचाना ऐसे ही है ना जैसे पूरी लोगों की जान, इंसानियत की जान। तो आप ये सोचें कि आप मरते वक्त किसी एक की नहीं 6 आदमियों की जान बचा। Exactly. तो ये एक कॉन्सेप्ट है जिस पे मेरे हिसाब से इसको थोड़ा हाईलाइट करना चाहिए, इसको हाईलाइट भी करना चाहिए और लोगों को समझना भी चाहिए कि इसमें कोई नहीं, बॉडी का क्या होता है। जब आपकी डेथ हो जाती है तो क्या होता है, कीड़े खाएंगे ना जी। आपने मिट्टी में मिलना है, बिल्कुल, आप मिट्टी से बने, मिट्टी में जाना है, बिल्कुल। तो इसमें क्या परेशानी है। मैं समझता हूँ कि आपके पास सिस्टम्स हैं, आपके पास सिर्फ डोनर्स नहीं है। हाँ। उसकी वजह से क्या होता है कि आपको लिविंग डोनर लेना पड़ता है। यानी कि मुझे ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है, मैंने अपने बेटे को कहा कि अपने जिगर का आधा हिस्सा मुझे दे दो। ये उसको मैंने रिस्क में डाला। हालांकि अल्हम्दुलिल्लाह रिस्क बहुत ना होने के बराबर, लेकिन बहरहाल एक सर्जरी है या गुर्दे का मामला है। अच्छा, तो अगर आप जो डोनेशन है वो आप अपने खून के रिश्तों से ले सकते हैं। आप वो इसलिए किया हुआ है कि पाकिस्तान है जी। आज आप 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए का एक टाइटल लगाएं और उनसे कहें हमें जिगर देना है, आधा जिगर दे दो या गुर्दे दे दो, तो लाइन लग जाएगी आपके घर के बाहर। तो कुछ मैच वैच करने का सिस्टम नहीं लिवर में सिर्फ ब्लड ग्रुप मैच होता है, किडनी इज मोर सेंस, उसमें ज़्यादा होता है मैचिंग का। लिवर में सिर्फ ब्लड ग्रुप सेम होना चाहिए बस। अच्छा। तो मैचिंग का भी इशू इतना बड़ा नहीं है। मेन चीज़ ये है कि आपकी अगर फैमिली डोनेट करती है, मैं तो अपने मरीज़ों को ये कहता हूँ कि यार अगर मेरी वालदा को या वालिद को ज़रूरत होती तो मैं तो इस तरह समझता कि मेरे लिए तो जन्नत का एक छोटा सा दरवाज़ा है ये, कि मैं दूंगा। इससे ज़्यादा बढ़कर अपने वालिदैन, अपने भाई बहन के लिए आदमी क्या कर सकता है। एग्जैक्टली। लेकिन बहरहाल हर इंसान की अपनी सोच होती है। अक्सर लोग किडनीज तो करते हैं डोनेट, किडनीज तो लिवर भी करते हैं। हमारे सारे लिवर जो डोनेशन इस वक्त पाकिस्तान में 99% ट्रांसप्लांट, इफ नॉट 99.9, जो है वो सारे लिविंग डोनर होते हैं। यानी किसी वायरल भी हुई थी, रिश्तेदार ने बाप को दिया था। जी, ये इसी तरह होता है सबके साथ। आपने एडवांसमेंट की बात की, तो हमारी फील्ड में जब मैंने इसको ज्वाइन किया था 1991 में, तो उस वक्त से और आज में ज़मीन आसमान का फ़र्क आ गया। तशख़ीस का जहाँ तक ताल्लुक़ है, तकरीबन कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिस तक हम पहुँच नहीं सकते अपने एंडोस्कोप्स के ज़रिए। अच्छा। एंडोस्कोप एक ट्यूब होती है, अच्छा। जिसके पीछे कैमरा होता है। उसके ज़रिए से हम आपके मुंह के ज़रिए से खाने की नाली का, मैदे का, छोटी आंत का, उसी के ज़रिए से अब हम आपकी पैंक्रियास की नाली का, पित्ते की नाली का, पित्ते का, ये सारी चीज़ें उसके ज़रिए से, बड़ी आंतों का, ये सब चीज़ें कर सकते हैं। फिर हमारे पास एंडोस्कोप के साथ साथ उसी एंडोस्कोप में अल्ट्रासाउंड भी है, जिसको हम एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड कहते हैं। उसके अंदर जायोस्कोप ज़रा डिफरेंट और महंगा होता है, लेकिन उसके ज़रिए आप जाके, जैसे आपने हाथ का यहाँ देखा लेकिन मसला यहाँ है, तो हम यहाँ से तो देख रहे हैं हमें वो जगह, और फिर हम जब अल्ट्रासाउंड यूज़ करते हैं तो हम इस जगह को भी देख सकते हैं। अच्छा। और हम अगर बायोप्सी लेना चाहें तो इस तरफ से भी ले सकते हैं, मैदे के बाहर से, लुबलुबे से, जहाँ से भी। तो तशख़ीस के हिसाब से तो अल्हम्दुलिल्लाह प्रैक्टिकली ज़्यादातर
बीमारियां, चाहे वो कैंसर चाहे वो नॉन कैंसर हो, लेकिन भी मतलब उसका, और हमारे पास जो मेरा सेंटर है जहाँ पे हम होते हैं, ये SIAG, वहाँ पे ये सारी चीज़ें फ्री हैं, जो कि पाकिस्तान में किसी सेंटर के पास इस तरह से नहीं है। हमारे पास जो इक्विपमेंट है, जिस किस्म की टेक्नोलॉजी है, जो एक्सपर्टीज़ है और जो रिज़ल्ट्स हैं, वो कंपेरेबल हैं विद एनी गुड सेंटर ऑफ द वर्ल्ड। हमारे जो नंबर ऑफ़ केसेस हैं वो भी इस तरह से होते हैं। तो आपके तवज्जुद से लोगों को ये जाना होगा कि कोई ऐसी तशख़ीसी टेस्ट नहीं है हमारी बीमारियों में जो हमारे पास SIAG में अवेलेबल नहीं है। अब आ जाएं आप ट्रीटमेंट की तरफ। तो ट्रीटमेंट में एक बहुत बड़ा जो ब्रेक थ्रू आया है, वो आया है हेपेटाइटिस C का और B का। अच्छा। हेपेटाइटिस C और B, यहीं पे मैंने प्रोग्राम 20 साल पहले किसी भी चैनल पे किए हैं, तो वहाँ पे हम ये कहते थे कि यार ये इसका ट्रीटमेंट बहुत महंगा है, इसका ट्रीटमेंट बहुत मुश्किल है। अब उसका ट्रीटमेंट बहुत आसान है। आम तौर पे 12 हफ्ते का इलाज है, टैबलेट्स बहुत सेफ़ हैं और आप बिल्कुल वैसे ही ठीक हो जाते हैं जैसे किसी। मैं समझता हूँ उसका इलाज एक्चुअली ज़्यादातर इन्फेक्शन से बेहतर है। रिजल्ट 98% सक्सेस है, विच इज़ लाइक यू नो एज गुड एज इट गेट्स। तो ना B और ना C, अब ये लाइलाज मर्ज नहीं। तो जहाँ तक आपने एडवांसमेंट की बात ट्रीटमेंट की, तो ट्रीटमेंट में हम एंडोस्कोपी के ज़रिए अगर हमें कैंसर्स जल्दी मिल जाएं तो हम उसको निकाल देते हैं। वो कैसे? जैसे? वो हम ऐसे करते हैं कि जी, जैसे फॉर एग्जांपल मैदे में किसी के कैंसर है, अच्छा। ये बड़ी आंत में है, तो हम जाते हैं और अगर वो कैंसर अभी इसकी जो छिल्ली है उसके दूसरी तरफ नहीं गया और ऊपर के हिस्से में, जो कि हम उसी अल्ट्रासाउंड से भी चेक कर लेते हैं, कैमरे वाला जो आपने बताया, CT स्कैन भी हैं, MR भी हैं। अगर वो उस वक्त है तो फिर हम उसको उस छिल्ली के नीचे से उठाते, उठा के उसको पूरा स्लाइस करके निकाल देते। अच्छा, आप दोनों का मिलना जुलना इसीलिए भी होता है कि जब सर्जरी करनी होती है तो आप इनके पास जाते हैं, ऐसे? नहीं, एक तो हम बहुत दोस्त हैं और हमारे बच्चे भी दोस्त हैं, थर्ड जनरेशन भी दोस्त हैं, लेकिन अदरवाइज ये है कि साथ का, जैसे इनका सिविल हॉस्पिटल में सिंध इंस्टीट्यूट जो है गैस्ट्रोस्कोपी का, लेकिन बहुत से ऐसे कैंसर के केसेस होते हैं जहाँ पे साइबर नाइफ वगैरह की ज़रूरत होती है, पैंक्रियाज वगैरह, तो उस रिलेशनशिप में हमारा काफ़ी ताल्लुक रहा है। दूसरा, हम दोनों जो है ना वो ये पेशेंट एड फाउंडेशन में इन्वॉल्व हैं, अच्छा, जो कि फलाही इदारा है। हमारा SIAG भी इसी तरह है कि हुकूमत और फिलैंथ्रोपिस्ट के जॉइंट एक वेंचर है। एंड फिर मैं आपके पास ट्रीटमेंट पे आ रहा था, तो ये कैंसर्स का, तो इसीलिए ज़रूरी है कि आप उसको जल्दी पकड़ें। ओके। अगर आप पकड़ के ये सारी अगर आपने जल्दी अपने आप को, जैसे आपने कहा, अभी मैं सुन रहा था कि कैंसर है किसी को बड़ी आंत का, फैमिली में। अब अगर बड़ी आंत का कैंसर है फैमिली में, तो ज़रूरी है कि आप अगर ख़ास तौर पे यंग एज में है, तो अगर जैसे मुझे हो, तो मेरे भाई जो मुझसे कम उम्र हैं या मुझसे ज़्यादा हैं, उन सब की उस एज से 10 साल पहले एंडोस्कोपी होनी चाहिए। जो छोटे हैं वो 10 साल एज उससे कम हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे डायग्नोज 50 ईयर्स में होता है, 45 में, तो देन एवरीबडी नीड्स टू बी स्क्रीन। ठीक है, जो मेरे सिबलिंग्स, मेरे पेरेंट्स, ठीक है, और फिर आइंदा मेरे बच्चे भी, राइट, क्योंकि उसका रिस्क ज़्यादा। तो कुछ कैंसर होते हैं जो कि इस तरह से इम्पॉर्टेंट है, उसमें कोलन कैंसर। अगर आपको जैसे अब खून आया स्टूल में, हमारे यहाँ वो पहले आप पूरे पाकिस्तान में हर जगह पोस्टर्स लगे हुए, यू नो क्या बोलते हैं उसको, यकीनी इलाज, लाजमी इलाज के आपने देखे जी, ये पूरे शहर में, डाव के बाहर भी सिविल अस्पताल, वो क्वैक्स बैठे हुए हैं। क्वैक्स का मतलब हुआ ताई, क्या बोलते हैं, यू नो, फेक डॉक्टर्स, फेक पीपल। वो कहते हैं जी हमारे पास यकीनी इलाज है हर चीज़ का। लोग बेवकूफ़ बन जाते हैं। वो ब्लड के लिए समझते हैं कि पाइल्स है, वहाँ मसला ब्लड एक पॉलिप से आ रहा है। तो क्या सिम्टम होता है वो कोई? ब्लड इज अ वेरी सीरियस सिम्टम। अगर स्टूल में ब्लड आ रहा है, अगर आपके स्टूल में, अगर एक चीज़ मेरी तरफ से जानी चाहिए आपके प्रोग्राम से, तो ब्लड अगर स्टूल में आ रहा है तो उसको खुदा के लिए बवासीर ना समझें, जाके प्रॉपर डॉक्टर से असेसमेंट कराएं। लाजमी आपका मुआयना होना चाहिए, और उसके बाद अगर वो ठीक आया और आपके बवासीर है तो उसका इलाज वही करा लें। बवासीर एक रीज़न है उसका, लेकिन उसके अलावा बहुत सारे और वजूहात हैं। तो ज़रूरी है कि ब्लड को सीरियस लें। खाने की नाली में तेज़ाबियत आपको नई नई शुरू हुई है, पहले नहीं हो रही थी, खाना फंस रहा है, तो मुआयना कराएं। मुआयना कराएंगे जल्दी मिलेगा, या हो सकता है हम कुछ कर सकें, नहीं तो आप सर्जन के पास भेज के उसको सर्जिकली ट्रीट करा लें। हम जो ट्रीटमेंट पे मैं आपको और आ रहा था कि जैसे पित्ते की नाली का जितना इलाज था वो तकरीबन अब हम सारा
एंडोस्कोपी के लिए कर जैसे लें। पित्ते के अंदर पथरी पथरी है। एक आम सी चीज है, सबको हो जाती है, मुझे भी हुई है, मेरा भी पित्ता रिमूव हुआ है। हम उसको निकाल सकते हैं, मसला सिर्फ उसका ये होता है कि वो दोबारा हो जाता है। लेकिन कुछ लोगों में जहाँ पे ऑपरेशन नहीं हो सकता, हम एंडोस्कोपिकली उस पित्ते की पथरी को ट्रीट कर सकते हैं। ये हमारे सेंटर डॉक्टर में साहब पित्ता ही निकाल दिया जाता है? पित्ता निकाल देते हैं। पथरी अगर होती है। अगर आप सर्जिकली फिट नहीं हो, पित्ता नहीं निकल सकता, फिर क्या करेंगे? तो हम अच्छा फिर एंडोस्कोपिकली उसको स्टमक से या हाथों से जोड़ देते हैं। इसी तरह बहुत सारी डॉक्टर साहब चीजें। ये भी तो बताएं ना, पित्ते की पथरी होती है तो पित्ता निकालते कैसे? काटम कुटी नहीं होती? नहीं वो भी तो बताएं वो टेक्निकली। लैप्रोस्कोपिक होता है, वो सर्जन करते हैं। लैप्रोस्कोपी थोड़ा सा बताएं। ये elaborate करके। आपके 2 या 3 छेद करते हैं ठीक है। सर्जन्स, हाँ। छोटे छोटे। ठीक है। उसके ज़रिए से एक कैमरा जाता है। हाँ। कैमरे के ज़रिए आप पित्ते की वो जो जगह होती है जिसमें जहाँ से पित्ता निकालना होता है, उसके अंदर जाके आप उसको कट करके निकाल लेते हैं और यहाँ से इसी से बाहर बाहर। निकाल लेते हैं, तो आपकी कोई स्कार नहीं होता, जिसको आप कट कहते थे, वो अब कट करने मतलब के लिए। होल्स होते हैं बस छोटे इसी तरह पित्ते की जब पहले ऐसा नहीं होता था डॉक्टर साहब? ये तो बहुत साल से चल रहा है। ये तो हाँ लेकिन पित्ते की नाली में अगर पथरी आ जाए, जिसको बाइल डक्ट कहते हैं, उसकी सर्जरी बड़ी होती थी, तो अब वो डॉक्टर साहब नहीं ये होती। ट्रैवल कर सकती है क्या? जैसे अगर पित्ते में पथरी पड़ी हुई है, आपने अब देखें छोड़ दी। पित्ते का काम है, अगर आप बहुत आम इस्तेलाह मिले तो ओवरहेड टैंक है। हाँ पित्ते का पानी जाके वहाँ स्टोर हो जाता है, सही। वो उसको कॉन्सेंट्रेट भी करता है, और जब आप कुछ ऐसी चीज़ खाते हैं जिसमें पित्ते के पानी की ज़रूरत होती है तो वो रिलीज करता हाँ, है। हजम करने और के लिए पित्ते की नाली जो है उससे वो जुड़ा होता है। सही। जैसे वो पानी आता है, अगर पित्ते में पथरी होगी तो वैसे ही वो ट्रैवल कर पथरी जाएगी। नीचे आ जाएगी नाली। जब वो नाली में आएगी तो वो फिर आपको तकलीफ भी देगी, जॉन्डिस भी देगी, हो सकता है। जब आपको पीलिया होगा तो आप जाएंगे झाड़ने के लिए। जब झड़वाने जाएंगे आप तो पता चलेगा कि जी ये तो वो झड़वाने वाला है ही नहीं, क्योंकि वो झड़वाने वाला जो होता है वो तो खुद से ठीक हो जाता है। हाँ जितने भी पीलिया झड़ने से ठीक होते हैं उनका इलाज सिर्फ आप अपना पानी बना लें इस प्रोग्राम का और वो पिला दें, वो सारे ठीक हो जाएंगे। क्योंकि 99 गुड मॉर्निंग पाकिस्तान का पानी। हाँ 99% ने ठीक होना है, तो इसलिए वो झाड़ने वाला चल रहा है, डंडियाँ चल रही हैं। लेकिन उसमें मसला तब होता है जब या वो कैंसर की वजह से ब्लॉकेज हो या स्टोन की वजह से। ओके। तो वो मरीज झाड़ता रहता है लेकिन उसका पीलिया बढ़ता है, फिर वो आता है डॉक्टर के पास। जब तक वो आता है, अगर स्टोन है तो उसमें हो सकता है उसकी भी कॉम्प्लिकेशन हो जाए, और अगर स्टोन नहीं है, खुदा ना खास्ता उसको कोई ग्रोथ है, तो समटाइम्स वो इतनी लेट हो जाती है कि अब हम उसका ऑपरेट नहीं कर सकते। डॉक्टर साहब तो क्या अगर पित्ते में पथरी हो जाए तो उसे फौरन रिमूव कर देना चाहिए या इंतजार करें? देखें डिपेंड करता है अगर आपको पहली चीज तो आपको दर्द हो रहा है या नहीं हो रहा, दूसरी चीज आपकी उम्र क्या है, आपके रिस्क फैक्टर सर्जरी के क्या है। अच्छा, ये सारी चीजें देख के अगर आप दर्द यंग हैं, क्या होता है डॉक्टर साहब, थोड़ा ये भी सिम्टम्स बता दें। जब पित्ते में पथरी होती है, पित्ते में शदीद दर्द होता है। कैसे पता? मेरे तो यहाँ दर्द होता था, मुझे तो पता ही नहीं चला। नहीं, 3 महीने तक मैं दर्द बर्दाश्त करती तो थी। यही होता है कि आपके पेट में दर्द होता है, आमतौर पे ऊपरी हिस्से में होता है, कमर की तरफ जाता है, और होता शदीद है। इतना शदीद होता है कि आपको अनबेरेबल होता है, अस्पताल जाना पड़ता है। अच्छा, अचानक से हुआ, फिर 3 महीने, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 6 महीने नहीं हुआ। डॉक्टर मैं तो जब पिज्जा खाती थी, काजू खाती थी, जो जरा हैवी चीजें होती थी, उसके बाद मुझे एकदम तो दर्द। फिर अगर आप हैवी खाएंगी तो पित्ते का काम शुरू होगा, जब वो काम शुरू होगा तो दर्द होगा। तो ये आपने अल्ट्रासाउंड कराया, अल्ट्रासाउंड में आपके स्टोन्स आ गए, आपको दर्द हो रहा है, आप पित्ता निकलवा ले, इसमें इतनी बड़ी सोचने की कोई चीज नहीं। ओके, मतलब कोई ऐसा कोई साइड इफेक्ट नहीं है। लोग कहते हैं पित्ता निकलवाने के बाद नहीं खा सकेंगे। हाँ, खाना नहीं खा सकते, हाजमा खराब हो जाता है, और ये हो जाता है। ऐसा नहीं है, बिल्कुल सही है। ठीक है। हाँ। इसी जगह पे जो ये बाइल डक्ट जिसको मैं कह रहा था, अब आपके हमारे पास जिस स्कोप की मैं बात कर रहा था, जिससे हम मैदे का मुआयना करते हैं, उस स्कोप के अंदर हम एक और स्कोप डालते हैं। अच्छा। जिसकी साइज होती है 3 मिलीमीटर। ओके। और उस स्कोप के जरिए हम अब पित्ते की नाली का इलाज भी करते हैं, ओह, उसके जरिए हम मुआयना भी करते यानी हैं। कि काटम कुटी उसमें भी खत्म हो गया। उसमें भी जिस तरह से चल रहा है सिस्टम, तो आई एम श्योर और बेहतर हो जाएगा अगर हम अर्ली पकड़ लें। तो देर आर ट्रीटमेंट मोडालिटीज़, जो बहुत सारी नई ट्रीटमेंट है जिसमें हमारे पास अवेलेबल भी है। रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन है, पित्ते की नाली के अंदर जाके जला देना ग्रोथ को। या अभी जो पैंक्रियास की नाली है, अभी हमारे पास पेशेंट आए थे जो यूके गए थे। पैनक्रियास की बात हम ब्रेक के बाद करेंगे। उसमें भी हम जाके ट्यूमर्स को, जो छोटे ट्यूमर्स उनको जला देते हैं। अच्छा। द एंड ऑफ उसके बाद आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। और इसी तरह ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी दिस इज ऑब्वियसली वेरी न्यू, एंड ये अवेलेबल है पाकिस्तान में और मुफ्त है। मैं इसलिए बता रहा था कि बर्मिंघम से हमारे पास पेशेंट आए थे। डॉक्टर साहब एक ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त नॉलेज मिली है हमें इस सेगमेंट में, हर सेगमेंट में ही मिली है। तो आज तो मुझे लगता है कोई डिग्री मिलनी चाहिए, और आपको भी। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान।
वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सो आज बहुत सारी ऐसी इम्पॉर्टेंट डिस्कशन हो रही है जो एक आम इंसान को पता होना चाहिए इसके बारे में। अल्लाह ना करे किसी को कोई बीमारी हो, लेकिन अगर उससे पहले थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन होती है तो बहुत हेल्पफुल रहता है, चाहे आपके किसी भी इमीडिएट फैमिली मेम्बर का हो, क्योंकि फिर बहुत सारे डिसीजंस आपने खुद लेने होते हैं। तो इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है। अभी हम डॉक्टर साद से बात कर रहे थे। अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल जो आम लोगों को हो जाता है, अपेंडिक्स, उसका पता कैसे चलता है? पहले पता चलना चाहिए? क्या दर्द से पहले पता चल सकता है, या वह रिमूव कैसे होता है? वो बेसिकली होता क्या है अपेंडिक्स? अपेंडिक्स आपकी बड़ी आंत के साथ लगा हुआ एक ऑर्गन होता है। अच्छा, जो एक ट्यूब की तरह होता है। ठीक है। उसमें जब वो ट्यूब में किसी वजह से इन्फ्लेमेशन हो जाए, हाँ, तो वो फिर दर्द करता है। ओके। उसका दर्द पेट में आमतौर पे राइट साइड पे यहाँ होता है, लेकिन एक्चुअली कहीं पे भी हो सकता है। शदीद दर्द होता है। यानी कि अपेंडिक्स, लोग कहते थे कि एक एक्स्ट्रा आंत, मतलब जो नहीं, एक्स्ट्रा आंत नहीं होती। आंत जो नहीं, बढ़ गई, आंत बढ़ गई। छोटा सा ट्यूब। हाँ, अल्लाह ने कोई चीज़ बेवजह पैदा नहीं की। अच्छा, अभी रिसेंटली चंद सालों से उसको एज अ स्पेयर पार्ट यूज़ करते हैं। हाँ, उसको कहीं ना कहीं ट्रांसप्लांट के अंदर यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, तो वो एक बॉडी के अंदर एक ऑर्गन है जो अल्लाह ने रखा हुआ है किसी ना किसी स्पेयर पार्ट के तौर पे यूज़। लेकिन मैं थोड़ा सा डिसएग्री करता हूँ। अच्छा, लेकिन बात सारी ये है कि जब वो ऑर्गन खराब हो जाए ना, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। उसको अगर आप निकाल देते हैं ना आप जब। फालतू में निकाल दें, हर बंदे का जाके अपेंडिक्स निकाल दें, तो वो सही नहीं है। हर बंदे का आप जाके गॉल ब्लैडर निकालें, ये कोई नहीं कहता। ओके, लेकिन जब उसमें पत्थर हो जाए या अपेंडिक्स आपका जिसमें इन्फ्लेम हो जाए, उस अपेंडिक्स का अब रखने का कोई फायदा नहीं है। क्या क्या खाना सड़ जाता है? नहीं क्या नहीं, चीज़ कुछ होती नहीं है? होता। ये एक कुदरती चीज़ है, ये आपके कुछ करने से नहीं होता। ठीक है, अगर किसी को भी हो सकता है। अगर ऐसा होता तो हम तो सब कुछ ही सब लोग करते हैं ना। हाँ। तो सबको होना चाहिए था, सबको नहीं होता। तो जिसको इन्फ्लेमेशन हो उसको वो सर्जरी करानी चाहिए। सर्जरी के दो तरीके होते हैं। एक छोटा सा स्कार करके कर लेते हैं, ज़ाहिर है अंदर जाना पड़ता है आपको, जहाँ अपेंडिक्स होता है वो निकाल दिया जाता है। दूसरा ये ये होता है, आंत से कोई चीज़ कनेक्टेड जी बिल्कुल, बड़ी आंत के साथ। अच्छा, बड़ी और आंत। दूसरा आप ये करते हैं कि जिसको आप, मैंने अभी कहा, जो होल्स करके जिसको लैप्रोस्कोपिक सर्जरी जी, कर रहे जी। हैं, वो लैप्रोस्कोपिक सर्जरी भी अपेंडिक्स की होती है। हर अस्पताल में अच्छा। अवेलेबल नहीं है यहाँ पे, लेकिन ज़्यादातर बड़े अस्पतालों में ये लैप्रोस्कोपिक। थोड़ी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। नहीं, लेटेस्ट नहीं है जी, हम थोड़े पीछे तो हैं। पुरानी हो ये बहुत अच्छा, पुरानी पुरानी है हो जी, ये हम पीछे हैं, वैसे नहीं। अच्छा, जो मैं एक दो चीज़ें बिफोर यू आस्क मी क्वेश्चन दी, सर्जरी जहाँ ज़रूरी है, आपको शदीद दर्द है, आपको वो उसके साइंस होते हैं क्लियर। अब तो ये अल्ट्रासाउंड सीटी स्कैन करके बता देते हैं कि अपेंडिक्स का इशू है। अच्छा। आप अपेंडिक्स निकलवा दें, खुदा के लिए उसको छोड़े नहीं। वरना जब आप उसको छोड़ देते हैं और वो अगर इन्फ्लेम और ज़्यादा हो जाए और वो खुदा न खास्ता फट जाए या उसके अंदर से मवाद लीक हो जाए, तो वो आपकी ज़िंदगी को, एक ऐसी चीज़ जो बड़े आराम से ठीक हो सकती है, वो फिर मुसीबत हो। तो उसको पालना जैसे नहीं वो चाहिए। दर्द होता है तो एकदम जिसको प्रॉब्लम है, जिसके अपेंडिक्स में इनके स्कैन ने ये बता दिया कि दैट इज द प्रॉब्लम और आपको दर्द भी हो रहा है, तो उसको निकलवा दे। इसमें कोई क्वेश्चन निकलवाने के अलावा कोई और चारा है? एक इसी पे थोड़ा सा मैं एलैबोरेट करूं। तो एक ज़माने में जब लोगों को शिप पे भेजा जाता था, हिस्टोरिकली आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो उन लोगों को लंबे शिप पे भेजने से पहले उनकी सर्जरी करके अपेंडिक्स निकालते थे, फिर शिप पे भेजते थे। हाय। हिस्टोरिकली आपको हिस्ट्री में मिल ताकि जाएगा। वो अगर बीच में कुछ बीच हो में तो ना, फिर ठीक। क्या करते अब करेंगे? बाकी ये है कि जैसे डॉक्टर साद ये ने उस ज़माने की बात कर रहे हैं जब प्रैक्टिसेस वर नॉट नहीं, एथिकल। हाँ बिल्कुल ठीक। दिस इज टोटली अनएथिकल प्रैक्टिस। उस ज़माने में आप ज़माने की ज़बरदस्ती थी, करेंगे। ओके। अब ये है कि अपेंडिक्स जब हो जाए, आजकल सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड पे बहुत आसानी से डायग्नोज हो जाता है, बहुत आसानी से ट्रीट हो जाता है। अब इसमें एक और जो मेरे हिसाब से सुन्नत तरीका ये है कि आप दाईं करवट पे सोएं। ठीक है, दाईं करवट पे सोएं। तो राइट ना, राइट। हाँ, मैंने ये किसी साइंस की किताब में नहीं पढ़ा, लेकिन तबलीगी जमात वालों के साथ जा रहे थे, तो एक दफ़ा एक आदमी था, उसने ये इसके ऊपर मुझे बात की कि आप जब दाईं करवट पे सोते हैं तो आंत में, अपेंडिक्स में खाना जाता है कि अगर आप लेफ्ट करवट पे सोएं तो उसके अंदर खाना चला जाए तो इन्फ्लेम हो जाता है। 99% उसकी कॉज ये होती है। लेकिन उसके अलावा अगर आप दाईं करवट पे सोते हैं तो आपके मैदे की एम्पटिंग भी ठीक हो जाती है। आपके जो लार्ज बॉल है, कोलन, जिसमें हमारा फीसेस सारे इकट्ठे होते हैं, उनके लिए भी आसानी होती है। इसी तरह छोटी आंत से जो बड़ी आंत में खाना जाता है, वो भी आसानी से ट्रांसफर होता है। तो ये सुन्नत है राइट साइड पे सोएं। अल्लाह चाहेगा तो राइट साइड पे सोएंगे तो अपेंडिक्स। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट सवाल। ये जो बेरियाट्रिक सर्जरी जिसको वजन के कम करने वाली, इसमें एक्चुअली पहली चीज़ तो दवाएं बहुत अच्छी आ गई, ठीक है। उनके बारे में बहुत मिस इन्फॉर्मेशन है।
डायबिटिक, हमारे यहाँ डायबिटीज़ पेशेंट्स बहुत ज़्यादा हैं। जो डायबिटिक होते हैं उनके अंदर लिवर भी ख़राब होने का ख़तरा होता है, जिसमें चर्बी जमा हो जाती है लिवर में, हार्ट में भी रिस्क होता है, सारी चीज़ें। तो ये एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम है जो जिसको आप मोटापा कहते हैं। उसके लिए आपके पास इंजेक्शंस हैं जो कि बहुत इफ़ेक्टिव हैं एंड दे आर फेयरली सेफ फॉर नाउ। ओके। उसके अलावा आपके पास जो बेरियाट्रिक सर्जरी होती है जिसमें मैदे को काट के छोटा कर, ठीक है। जो लेटेस्ट चीज़ हम पाकिस्तान में हमारे यहाँ है एंड सिर्फ ओनली हमारे यहाँ एब्सोल्युटली फ्री है, विच इज़ वेरी एक्सपेंसिव, इट्स कॉल्ड स्लीव गैस्ट्रोप्लास्टी। हम एंडोस्कोप के ज़रिए जाके आपके मैदे को स्टिच करके छोटा कर देते हैं। मतलब पेट नहीं काटना पड़ता? नहीं है? नहीं, मैं तो समझ रही थी पेट कटता नहीं, है, आपको स्कार कुछ नहीं, आता है। वो है बिल्कुल, लेकिन ये लेटेस्ट है, बिल्कुल उसी तरह की चीज़ है, उसी तरह के रिजल्ट्स हैं। इसमें ये होता है कि आपको कोई कट नहीं होता। दूसरी चीज़ इसमें ये है कि आप अगर कोई प्रॉब्लम हो या हमें आगे जाके सर्जरी करानी हो या हमें दोबारा स्टमक को खोलना है तो हम उसको स्टिच को काट सकते हैं, वो अंदर ही अंदर खुल जाता है और आपको कोई तकलीफ नहीं होती। है डॉक्टर साहब, ये तो मुझे पता ही नहीं बट थी। ये इलाज वैसे ओरिजिनली बड़ा महंगा है। हम उसको तकरीबन मतलब चले मैं नहीं पूछ नहीं, रही हम तो खैर कॉस्ट करते ही नहीं। हमारा इदारा नो कैश है, लाइक इन लोगों की तरह SIUT तो की ये तरह। आपके पास भी ये हो रहा है? मैं करता हूँ और ये हम बिल्कुल फ्री करते हैं। और इसके लिए कोई वो होना चाहिए ना कि इतने ज्यादा केजी हो? नहीं, तो उसके ही आप लिए करा उसकी नहीं, बहुत ज़्यादा जब केजी होते हैं ना, हाँ। उनके लिए सिवाय सर्जरी के जनरली कोई और चीज़ फ़ायदेमंद नहीं होती। ओके। इंजेक्शंस का भी ये है कि वाइल यू आर ऑन इंजेक्शंस आपका वज़न कम होगा, बट व्हेन यू विल स्टॉप चांसेस आर कि दोबारा बढ़ जाएगा। अभी लेटेस्ट जो स्टडीज़ है उनमें 2 साल तक लोगों का वज़न तकरीबन जो है ना वो वही रहा है। तो अब देखना पड़ेगा कि लॉन्ग टर्म अगर छोड़ते हैं तो क्या होता है। डॉक्टर बट साहब, मोटापा, एक चीज़ मैं ख़त्म करता हूँ, मोटापा जो है ना वो उसको इग्नोर करना, उसके साइड इफ़ेक्ट्स सिर्फ मोटापा होने के, वो साइड इफ़ेक्ट इन दवाओं के, इन सर्जरी के साइड इफ़ेक्ट से और तकलीफ से बहुत ज़्यादा है। जो लोग जिनके जिगर ख़राब हो, इस वक्त अमेरिका में डेवलप्ड वर्ल्ड में जो नंबर 1 कॉज ऑफ लिवर फेलियर है वो ओबेसिटी है। डॉक्टर साहब, मुझे किसी खातून ने फ़ोन किया, उनको लगता है कि बेज़ाहिर मैं इतना शोज़ होस्ट करती हूँ तो मुझे इन्फॉर्मेशन होगी। कहने लगी एक बड़ा ज़बरदस्त वो चल रहा है, फैशन चल रहा है कि ख़वातीन जो है वो डॉक्टर को जाके बताती, सुने मुझे ना 60 kgs चाहिए अगर उनका वेट ज़्यादा है, मुझे 55 kg चाहिए, तो उतना उनका मैदा काटा जाता है? नहीं, एब्सोल्यूट रबिश। ऐसा मैदा उतना ही कटता है जितना कटता है सबका, उसका इससे ताल्लुक नहीं होता। हाँ, वज़न कम करने का। अच्छा, अगर किसी का वज़न उतना नहीं है कि आपकी ये सर्जरी हो, तो लोग वज़न बढ़ा भी रहे होते कि उतना ले आए ताकि देखिए, अगर हमारी सर्जरी हो सके। आपकी सर्जरी, अगर आपको सिर्फ 10 पे, मेरे पास एक पेशेंट है जो फ्लाइंग उसमें है, उनका एक सर्टेन वेट होना चाहिए जी, तो जब उनको वज़न कम कराना होता है, वो 3 साल में या 2 साल में उनका चेक होता है, तो वो हम एक बलून डालते हैं, बड़ा सिंपल सा होता है, वो बलून डाल देते हैं, उससे उनका वो जो 10 किलोज़ का 12 किलोज़ का टारगेट है वो पूरा हो जाता है। फिर वो जब टेस्ट होता है, भूख कम लगती है ना टेस्ट जी, जब उनका टेस्ट होता है तो वो क्लियर कर लेती हैं, उसके बाद वो निकलवा के देन शी गोज बैक टू और लाजमी बात है कि वो जब मैदा स्टमक का साइज कम होगा हाँ, तो फीलिंग होगी कि भूख ही भाई नहीं होगी। मैं, हाँ, वो तो सारा मामला भूख का है, दवाएं भी यही करती हैं। होगी तो तो डॉक्टर साहब वो जो बलून डालने और निकालने का प्रोसीजर है उसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं होता? होते हैं, ऐसा कोई चीज़ नहीं है दुनिया में जिसके साइड इफेक्ट नहीं है। आप गाड़ी में बैठ के आए ना यहाँ, हाँ तो आपको पता था एक्सीडेंट नहीं होगा। हाँ, ये भी है। आपने कभी लोगों को सोचा है, जहाज में बैठे हो, कप्तान बताया इस साल इतने क्रैश हो गए, इतने लोग जहाज के क्रैश से मर गए, कभी बताया? या मैं इस साल इतने फ्लाइट की, उसमें से 2 जगह जो है ना गड़बड़ हो गई थी। डॉक्टर साहब, आप टमी टकिन वगैरह भी करते हैं? नहीं जी, वो एक प्लास्टिक सर्जन का काम। अच्छा, हमारा काम जो है वो इसलिए, एक चीज़ बता दूं, एक बहुत सीरियस परेशान कुन बीमारी होती है, और अगेन जैसे डॉक्टर साहब ने कहा हमारे यहाँ ज़्यादा है, वो है पैंक्रियास के स्टोन्स, लुबलुबे। ये तो मैंने कभी सुना ही नहीं है। पैंक्रियाटिक बहुत पेनफुल कंडीशन है, और ये कम होती है कंपैरेटिवली किडनी और गॉल ब्लैडर की? किडनी से कम होती है, लेकिन जिनको होती है वो बहुत तकलीफदेह चीज़ है और इलाज नहीं था। हमारे पास इदारे में उसको जो स्टोन्स को ब्रेक करने के लिए थोड़ी डिफरेंट मशीन होती है वही सिस्टम है जो ये लोग किडनी के लिए यूज़ करते हैं, बट वो हमारे पास सिस्टम है। एंड अल्हम्दुलिल्लाह इंडिया में एक सिस्टम है और एक हमारे पास है। अच्छा। एंड दैट इज़ उससे ये बच्चों से लेके बड़ों तक का, हम जैसे ये किडनी के स्टोन्स टूटते हैं वैसे ही पैंक्रियास के तोड़ते हैं, तो ये एंड इट्स अगेन फ्री। सो ये कुछ चीज़ें जो अगर लोगों को पता हो कि आपको कोई भी हाजमे का मसला या एंडोस्कोपी रिलेटेड या पैंक्रियास रिलेटेड, जिगर रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है और आपको कॉस्ट का इशू भी है, तो
तो आप हमारे दायरे में आ सकते हैं और आपको फ्री में इलाज होगा। पैनक्रेटाइटिस में तो डेथ भी बहुत हुई है। ये जो टेक्नोलॉजी आपकी स्टोन के ब्रेक करने की है वो हमारे हार्ट में भी इस्तेमाल होती है एंजियोप्लास्टी में। अच्छा। जो कैल्सिफाइड जिनमें बहुत चूना होता है, हार्ड आर्टरीज होती हैं, जैसे मैंने पहले जिक्र किया, हम ड्रिल करते हैं, उसमें अब ये टेक्नोलॉजी भी है कि एक बलून में वो वाइब्रेशन से, अल्ट्रासाउंड वेव से उसको हम तोड़ देते हैं कैल्शियम को। अरे तो वो भी अवेलेबल है और पाकिस्तान में भी अवेलेबल है। तो दैट इज़ द नॉवल प्रोसीजर, पिछले 3-4 साल में ही वो शुरू हुआ है एंड वेरी वेरी सक्सेसफुल। तो ये टेक्नोलॉजी जो आप लोग यूज़ करते रहे अब हमारे हार्ट में भी इस्तेमाल होती है। अच्छा, एक मेरा लास्ट ख्याल है सवाल कि आपको जैसे इनकी पेशेंट एड फाउंडेशन है, इन्होंने कहा डायलिसिस सेटअप से हमारा इदारा है, आपको कभी टाइम मिले तो आप विज़िट करें। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं लोगों को ये कहता हूँ कि पाकिस्तान में अगर आपको बहुत ज़्यादा नाउमीदी, मायूसी हो रही है ना, तो आप जाके देखें, बहुत अच्छा काम भी हो रहा है और बहुत पॉजिटिव चीज़ें भी हो रही हैं। शायद इन्हीं चीजों की वजह से हमारा मुल्क चल रहा है शायद, जब ये लेकिन मैं कहते हैं ना समझता लोग हूँ कि कि कैसे चल रहा है, मुल्क तो यही चल रहा है, वजूहात लेकिन मुल्क तो चल रहा है, लेकिन हम भी इसी वजह से चल रहे हैं ना कि आप काम कर रहे हैं, आपको वो फील आ रही है कि जब आप बाहर से यहाँ आया था मैं, तो उस वक्त मेरे पास क्या चीज़ थी और अब हमारे इदारे में क्या है। हमारे इदारा जैसा कोई इदारा इंग्लैंड में नहीं है बिल्कुल जहाँ से मैं ट्रेन होके आया हूँ, नॉट अ सिंगल वन। पिक्चर्स भी हम थोड़ा सा दिखा दें तो आप please, मतलब ये जरा हमने तो कभी नहीं सोचा था कि ये अचीव कर लेंगे हम, और Pictures हम दिखा अल्लाह रहे ताला हमें इतनी कामयाबी भी देंगे, तो अल्लाह का बड़ा करम है। लेकिन इसमें पाकिस्तान का बहुत बड़ा हाथ है। बिल्कुल। हम पाकिस्तान ना आते तो हम ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते। इसमें कोई शक अच्छा, नहीं है। मेडिकल उसमें और बहुत गवर्नमेंट सारे डॉक्टर्स ऐसे हैं जो मैंने अपनी आंखों से देखा है कि वो बाहर रहते हैं, बाहर प्रैक्टिस करते हैं, मगर वो साल में कुछ मंथ्स इधर आते हैं मुफ्त इलाज करने के लिए भी। बहुत सारे ऐसे मेरे जानने वाले डॉक्टर्स हैं। लेकिन मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि सारे लोग, मैं मुझ समेत, हम सब ने मेडिसिन फ्री में पढ़ी है। इस मुल्क ने हमें फ्री में पढ़ाया। Yes. ठीक है, वो यही तो जवाब देते वो हैं। लोग भी बाहर जो है वो इस चीज़ का ख्याल रखेंगे। आई एम श्योर बहुत सारे जिनको एहसास है वो बिल्कुल होगा। मुझे ये एहसास है कि मैं जो डॉक्टर बना हूँ, वालिदैन की दुआएं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का साथ, लेकिन इस मुल्क ने मुझे बनाया, और इस मुल्क ने न सिर्फ डॉक्टर बनाया बल्कि फ्री में बनाया। हमारी 350 रुपये साल की फीस थी। उस वक्त एक लीवाइस की जीन्स थी। तो मैंने गोरे को जाके वहाँ बताया कि मेरी मेडिकल की फ़ीस एक जीन्स की कॉस्ट है साल की। तो वो उसको समझ में नहीं आएगा ये डॉक्टर कैसे। साहब से पूछें तो ये इनकी फीस बहुत महंगी थी। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, अब आप हमने पीछे इससे कम में पढ़ा है। मेरी जो मैंने पढ़ा है 112 साल के 7 हाँ 180 थी। उसमें भी डॉक्टर साहब हमारे यहाँ बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो वो फीस भी नहीं देना चाह रहे थे, अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो फ्री आज भी डाव का मैं बताता हूँ, क्योंकि डाव की मैं फाइनेंस उसके अंदर था, जो एड जो हमारी उसकी, हमारे पास कोई बच्चा ऐसा नहीं है जो हमारे पास आए और हम उसको डाव में सपोर्ट ना करें अगर उसके वालिद का कोई मसला हो या इस तरह। तो ये पाकिस्तान का बहुत बड़ा हम सब पे एहसान है। बिल्कुल। और इस चीज़ का एहसास होना और अल्लाह की तरफ से एक मौका देना कि हम उसको वापस दे सके। ये हमारे जो सीनियर लोग हैं, अदीब रिजवी साहब, इन लोगों ने रास्ता दिखाया, और उसके बाद बहुत सारे लोगों ने, मेरे जैसे छोटे लोगों ने भी उसको फॉलो करके कुछ लेकिन थोड़ा किया। आई मस्ट से हमारे पाकिस्तानी डॉक्टर्स दुनिया भर में मशहूर हैं माशाल्लाह। जहाँ भी हम जाते हैं बड़ा नाम होता है। एक क्रिकेट से हम पहचाने जाते हैं और एक डॉक्टर से। क्रिकेट वाला तो अब वो मयार रहा नहीं, लेकिन डॉक्टर्स का मयार अभी मैंने भी बात एक आखिरी बात कर दूं, मैं कर लें, ब्रांडिंग मैं ये कहने वाला हूँ कि जी कौमें बनती हैं अदीब रिजवी साहब जैसे, ईदी साहब जैसे लोगों से, ठीक है, अब्दुल कदीर खान साहब जैसे लोगों से, बिल्कुल, ठीक no है। doubt। कौमें एंटरटेनमेंट से नहीं बनती। एंटरटेनमेंट इज़ पार्ट ऑफ लाइफ बट नॉट लाइफ, ठीक है। ये जो लोग हैं इन्होंने आपको ज़िंदगी जीने का तरीका बताया है, अदीब साहब और ईदी साहब और बहुत सारे दीगर लोग। तो आई थिंक बच्चों को भी ये समझना चाहिए कि आप इंजॉयमेंट अपनी जगह है, बट एक हमारे ऊपर जिम्मेदारी है। और ये आप जाके देखें, चाइना को देखें, आप जापान को देखें, आप जितने भी इस तरह के ममालिक हैं, वहाँ देखें कि उनके लोगों में, उनके बच्चों में कितना वो है जज्बा टू अचीव इन वॉट एवर दे आर डूइंग। जो भी काम वो कर रहे हैं उसको वो बेस्ट करते हैं। काम छोटा बड़ा नहीं होता। तो आप अगर जेनिटोरियल स्टाफ हैं, अगर सफाई कर रहे हैं तो उसका इतनी इम्पोर्टेंट है, बिकॉज आप सफाई नहीं होगी तो
जगह ही नहीं होगी। बिल्कुल। हम ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, सब बेकार हो जाएंगे। तो उसकी अपनी अहमियत है, हर काम की अपनी हर एक काम अहमियत है। की एक चीज काम की अहमियत है ना। बिल्कुल। इंसान तो कोई फर्क नहीं पड़ता जी, मैं कुछ बड़ा काम कर रहा हूँ तो मेरा नाम ज़्यादा हो गया, छोटा कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आपको अपने एहसास के साथ, सच्चाई के साथ अगर हम अपने मुल्क को सर्व करें तो ये जो आप प्रॉब्लम्स हम डिस्कस कर रहे हैं बहुत सारी ख़त्म हो जाएगी। पानी की प्रॉब्लम ये हमारी वजह से है। देखें सिंध थैंक गवर्नमेंट यू ने भी सॉरी डॉक्टर साहब, बहुत मैं हेल्प आपको की हमारी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। यहाँ आप लोगों का हमने इतना टाइम लिया, थैंक यू सो मच। और आप लोगों ने इतनी अच्छी गुफ्तगू की, इतनी आसान आम फहम ज़बान में कि हमारे ऑडियंस ने समझा। मेरा दिमाग उनका दिमाग एक ही जैसा है, मुझे समझ आई, उन्हें समझ आई। थैंक यू सो मच आप लोगों के वक्त के लिए। सो जी एक छोटा सा ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। ससुराल से मैं के आ चुकी है लड़की कोमल रिजवी हमारे साथ। आइए उन्हें पाकिस्तान में वेलकम करते हैं और ट्रूली कोमल का आज क्या शाकार लेकर आई है देखते हैं। गुड मॉर्निंग। Good morning, Nida. Thank you so much for having me. ये लड़की विदा हो चुकी है। I am very excited to be here today, everybody, क्योंकि मुझे बहुत तकरीबन I think 1 साल हो गया आए हुए, लेकिन आप सबको स्पेशली आपको निदा नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। और इस मुबारकबाद पे मैं आपको एक और खुशखबरी सुना दूं कि ट्रूली कोमल की जो सबसे पॉपुलर रेंज है, जो कि हमारी ब्राइटनिंग रेंज है, जो कि हमारे स्किन को निदा और मेरी तरह आपको ग्लो देगी, आपका स्किन साफ करेगी, आपकी हाइपर पिगमेंटेशन कम करेगी, और क्या क्या करेगी, मॉइस्चराइज करेगी, यूथफुल ग्लो देगी, यानी आप अपनी उम्र से कम लगेंगे। नॉट दैट इट्स बैड टू ग्रो ओल्ड ग्रेसफुली, लेकिन यू शुड लुक हेल्थी एंड यू शुड हैव ग्रेट स्किन। और ये जो है मेरी ब्यूटीफुल और मेरी बहुत ही पॉपुलर ग्लो रेंज, जो कि मेरी पहली रेंज थी जो मैंने लॉन्च की थी, जिसके पैरों पे अब ट्रूली कोमल माशाल्लाह इतनी बड़ी कंपनी हो गई है। ये है तकरीबन 8-8.5 हज़ार का ये रेंज है, तीनों चीज़ें मिला के, बिकॉज मैं इंडिविजुअल नहीं कर रही इसको, एज अ रेंज मैं प्रमोट कर रही हूँ। इसमें क्या क्या है? इसमें है हमारा ब्यूटीफुल फेस वॉश, ऑलराइट, एंड इट्स विद हनी, रोज, लिकोरिश एंड विटामिन ई। एंड मेरे जितने एक्सट्रैक्ट्स हैं ये मैं मैं झूठ नहीं बोलती हूँ, एक्चुअली अगर एक्सट्रैक्ट है और मेरा इस पे नाम लगा हुआ है तो इसमें शहद है, इसमें विटामिन ई है, इसमें रोज़ एक्सट्रैक्ट है, और इन सब से आपकी स्किन को बहुत फ़ायदा होता है। और बिफोर मैं आपको तीनों रेंजेस के बारे में बताऊं, मैं थोड़ा प्रोडक्ट के बारे में समझाऊं फिर से, क्योंकि इट्स बिन अ वाइल, ठीक है। अगर आप अपने चेहरे पे घर पे बैठ के, जैसे दादी अम्माएं और पप्पुएं बोलती हैं कि यार अगर आप स्ट्रॉबेरीज खा रहे हैं या पपीता खा रहे हैं या वाटरमेलन खा रहे हैं, आप मुंह पे ज़रूर लगा लें, बहुत फ़ायदा होता है फ़ायदा, लेकिन लिटरली आधे 1 घंटे बाद उसका जो, बिकॉज इट्स अ टॉपिकल एप्लीकेशन, उसका फ़ायदा फेड हो जाता है। तो हम लोग क्लिनिक में जाके क्या करते हैं, हम जो स्किन केयर कंपनीज़ हैं, हम उसी स्ट्रॉबेरी का जो विटामिन सी है जिससे आपको फ़ायदा हुआ है 1 घंटे 2 घंटे, वो एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, और हज़ारों स्ट्रॉबेरीज़ का जो विटामिन सी है, एल-एस्कॉर्बिक एसिड जिसे कहते हैं, वो एक्सट्रैक्ट करके उसको कॉन्सेंट्रेट करके हम अपने प्रोडक्ट्स में डालते हैं, तो उसका 1000, 10,000, 100,000 टाइम्स कभी कभी ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो दीज प्रोडक्ट्स, आई डोंट नो वाई लोगों के जहन में है कि अच्छा प्रोडक्ट्स नहीं यूज़ करने चाहिए, नेचुरल होना चाहिए। नेचुरल इज़ गुड फॉर यू, बट उसकी जो एफिकेसी है, it cannot compete to high quality clinical grade skincare products, which is why जब आप फेस वॉश कर रहे होते हैं तो you need to make sure कि आपके साबुन की तरह आपका फेस ड्राई नहीं हो जाए। जब आप सिरम लगा रहे हैं तो वो सिरम जो है, चूँकि साफ आपकी स्किन है, तो वो सिरम अंदर तक अब्जॉर्ब हो रहा है ताकि अंदर से आपकी स्किन पे ग्लो आए। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप विच इज़ मॉइस्चराइजिंग योर स्किन, जिसकी वजह से आपकी विच इज़ वेरी एंटी एजिंग, आपकी एजिंग डिले होती है। दिस इज़ ऑल वेरी वेरी एसेंशियल। दीज आर, एंड ऑफ कोर्स सन ब्लॉक, जो कि ट्रूली कोमल का पिविटल और एसेंशियल प्रोडक्ट है, जिस पर मैं सेल नहीं लगाती हूँ, बिकॉज it's just a really great product. Anyway, ये जो है, ये न्यू ईयर्स की बदौलत और आपके लिए खातिर, ये जो 8-8.5 हज़ार की रेंज है, वो तकरीबन अब सेल पे लगी है, only for 7 days guys। तो आप ये नंबर जो नीचे लिखा है इस पे ज़रूर कॉल करें, and this is 30% off, which means अब ये
5,500 में आपको पूरे तीनों प्रोडक्ट मिल जाएंगे, यानी आप समझ लें आपके 1-2 फेशियल में आपके 3-4 महीने मुक गए. You know, so this is a really, really good deal. Please call now and avail this offer. The second offer that I'm here with is, of course, आजकल जो बहुत trending है, और trending ingredient वो इसलिए है क्योंकि वाकई में वो काम करता है, and that is our hyaluronic range. Now, जिसने hyaluronic acid का नाम नहीं सुना है, they really, really need to update themselves, because that is the ingredient that actually आपकी स्किन में वो इतना हाइड्रेशन इन्फ्यूज़ करता है कि आपकी जो डल स्किन है, आपकी जो रफ स्किन है, आपकी जो फाइन लाइंस हैं, आपकी जो बेसिकली एक अजीब सी एक विंटर में एक स्किन हो जाती है, जैसे खुरदरी सी लेदरी स्किन हो जाती है. तो उसका जो जवाब है वो मेरा शहद फेस वॉश है. ओके, ये स्पेशली ये भी रेंज मिलेगी एक ये साथ. पूरी तीनों एक प्रोडक्ट के तौर पे मैं इस पे सेल डाल रही हूँ. इस पे भी 30% ऑफ है. इस पे मेरे ब्यूटीफुल शहद फेस वॉश पे प्लस हमारे वेरी इंटेंस हाइलुरोनिक सिरम, सिर्फ 3 ड्रॉप्स, एंड आप इंस्टेंटली अपना फेस देखेंगे कि इट्स फीलिंग लाइक इट्स प्लम्प, यू नो, एक प्लम्पी सी एक हाइड्रेटेड फीलिंग होती है. दैट्स व्हाट इट्स गोना गिव यू. एंड देन ऑफ कोर्स माय ब्यूटीफुल वाटर बेस्ड हाइलुरोनिक मॉइस्चराइज़र. इवन विंटर में लोगों को एक्नी होता है, और ये जो क्रीम है ये वाटर बेस्ड है. इससे आप जितना भी लगा लें आपकी एक्नी भी इरिटेट नहीं होगी, आपकी रेडनेस काम डाउन होगी, और आपकी स्किन पे एक प्रोटेक्टिव बैरियर, बिकॉज बेसिकली आई हैव इंक्लूडेड विटामिन B5, विटामिन B3, vetiver roots and witch hazel, and all of these are very, very good for sensitive skin as well. So this comes in a range. It is 30% off. ये actually originally 4,500 rupees का होता है, लेकिन ये सिर्फ 7 दिन के लिए अगर आप ये numbers call करेंगे या online www.trulykomal.com पे जाएंगे तो आपको ये 3,000 का मिलेगा, which is like one facial. Literally. Last but not least, हम लोग अवेलेबल हैं अब इम्तियाज़ पे, नाहीद पे, विकी कॉस्मेटिक्स पे. We are now, mashallah, available, Nida. Thanks to your support and everybody's love, हम लोग अब one of the हमें last year Best Emerging Brand Award मिला Yes, था. I've heard, mashallah, So Mubarak. I was so proud क्योंकि Best Emerging Brand in Pakistan, not just in skincare, not just in makeup, but any brand, any local brand. इसका मतलब है कि जो मैं कह रही हूँ वो काम करता है. एंड मैंने अपना वेट जो है वो ये वाला वेट नहीं, बट अपने लफ्ज़ों का वेट अपने ब्रांड के पीछे लगाया हुआ है. Which is why I have to tell you that this dark circle serum, आप अगर नोट करें, मैंने इतना हैवी मेकअप नहीं किया हुआ है और मैं अपनी स्किन और बालों का बहुत ख्याल रखती हूँ. आई एम नॉट अ टीनेजर एनी मोर, लेकिन फिर भी आई थिंक मैं काफ़ी अच्छा एज कर रही हूँ. बिल्कुल. Okay, मैं भी यही देख रही थी कोमल को. एक्सटेंशंस नहीं लगे हुए कि हैं. मैं जितने साल से मेरे पास आ रही है उससे पहले भी. दिस इज ऑल बिकॉज आई स्लीप वेल. हाँ. मैं टेंशन बहुत कम लेती हूँ, मैं लोगों के लिए अच्छा चाहती हूँ, और मैं स्किन का बहुत ख्याल रखती हूँ. एंड दिस, और अभी से नहीं, बहुत अरसे से रख. यस फॉर 20 मतलब मुझे भी अगर स्किन का ख्याल रखने पर डाला है तो इसने भड़काया है मुझे. इसीलिए you're glowing. मैं अभी बैक स्टेज मेकअप रूम में कह रही थी कि निदा माशाल्लाह what has she done, her skin color, she's glowing, माशाल्लाह you're glowing. नहीं तो तुम मुझे उकसा के गई हो. तो मैं अपनी जो है ना बहुत ख्याल रखती हूँ स्किन. Good, I'm so happy to hear that, because it's not important, just it's not एक शैलो बात नहीं है अपना स्किन का ख्याल रखना. एक आपका ये एक ड्यूटी है कि आप अपने, अल्लाह ने आपको एक गिफ्ट दिया है. एक आपका फेस है, आपके हेयर है, ये आपकी बहुत बॉडी जरूरी है क्योंकि एज मदर मैं अपना ख्याल रख रही हूँ. मेरी बेटी अभी से सीख रही है. मेरी अम्मी नहीं रखती थी, मैंने नहीं सीखा. मुझे आपको मुश्किल हुई अपनी आदत डालने में, राइट? लाइक मेरी अम्मी एक्सरसाइज नहीं करती हैं, तो मुझे ज़रा मुश्किल हुई कि अपनी आदत डालूं रोज़ एक्सरसाइज करने की. एनीवे, बैक टू माय डार्क सर्कल सीरम. ये आप अगर ट्वाइस अ डे लगाएंगे, गारंटीड ये डार्क सर्कल्स एक ऐसी ढीठ चीज़ है ना, जो लड़कियां स्पेशली चश्मा पहनती हैं, उनका लिटरली मेरे ऑफिस में, मेरी कस्टमर सर्विसेज में रोता हुआ फ़ोन आता है दैट मेरी शादी होने वाली है. एंड आई नो दिस इज साउंड्स लाइक अ वेरी बैकवर्ड थिंग टू से कि मैं चाहती हूँ कि मेरे डार्क सर्कल्स चले जाएं बिकॉज आई वांट टू लुक गुड ऑन माय वेडिंग.
लेकिन women do want to look good on their wedding, and ये अगर आप सिर्फ एक दफ़ा ये प्रोडक्ट ले लें और मेरे कहने पे आप 30 डेज़ के लिए, क्योंकि एक स्किन साइकिल 30 डेज़ का होता है, आप 30 डेज़ के लिए इसको ट्वाइस अ डे लगा के देखें और फिर आप ज़रूर अपना रिजल्ट प्लीज़ ट्रूली कोमल को टैग करके इंस्टा और फेसबुक पे लगाइएगा, बिकॉज पीपल थिंक दैट मैं मजाक कर रही हूँ और डार्क सर्कल्स किसी भी चीज़ से ठीक नहीं हो सकते हैं, बट दैट्स नॉट ट्रू। अगर आप पानी पिएं, अच्छा सोएं और अच्छे प्रोडक्ट्स यूज़ करें तो और आपको कॉन्स्टिपेशन ना हो। yes, I mean that's with water and all of that, right, and fiber. So this guys is the deals that I'm giving. ये भी 30% off है, ये 900 का था, अब ये सिर्फ 700 रुपीज़ का है। उसके अलावा मेरी पूरी रेंज पे www.trulykomal.com पे up to 70% off है, और ये इसके लिए you need to quickly go on trulykomal.com इससे पहले कि मेरे जो पॉपुलर प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि मेरे सनब्लॉक वगैरह वो सोल्ड आउट हो जाएं, और ये ओनली फॉर 7 डेज है क्योंकि मैं 7 डेज के लिए पाकिस्तान आई हूँ। ये तोहफा है ना, ये मैके वालों को तोहफा देने आई है। हाँ, ये लीजिए, ये मैं आई हूँ तो ये, एंड ऑफ कोर्स इट्स न्यू ईयर्स और हमने बहुत दिन से कोई धमाकेदार सेल नहीं की है, तो मैंने अपने पार्टनर से कहा कि लिसन दिस इज़ नॉट फेयर, वी आर डूइंग वेल। जब मैं होती थी यहाँ तो हम बहुत अच्छी अच्छी सेल्स देते थे, तो अब मैं आई हूँ, वी मस्ट डू इट अगेन। एंड अगर आप थोड़ा सा और देख लें, I'm going to just get up and quickly talk about a couple of more things. We do have body lotions. हमारे जो body lotions हैं वो especially winter में बहुत popular हैं। हमारा hand lotion separate है, हमारा body lotion separate है, हमारा hand lotion की पूरी range है, body lotion की पूरी range है, rose है, jasmine है and winter है। and लोग समझते हैं कि हमारी जो स्किन है उसका ख्याल रखना ज़रूरी नहीं है, बट आवर स्किन इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन इन आवर बॉडी, विच मीन्स दैट जितने भी हम पोल्यूशन और टॉक्सिन्स अब्जॉर्ब कर रहे हैं इनटू आवर ब्लड स्ट्रीम, ऑलराइट, दिस इज़ फ्रॉम द पोल्यूशन, एंड आई एम सॉरी बट कराची, लाहौर, इस्लामाबाद इज़ वेरी पोल्यूटेड, तो उसको मॉइस्चराइज रखना, और ऑब्वियसली इसमें विटामिन ई है और विटामिन B5 है, तो आप जब एक अच्छे क्वालिटी का प्रोडक्ट अपनी स्किन पे लगाएंगे तो इट्स गोइंग टू क्रिएट ए प्रोटेक्टिव बैरियर ऑन योर स्किन, कि जो आप इवन फॉर मेन मैं कहती हूँ बहुत ज़रूरी, बिकॉज वो मोटरसाइकिल्स पे घूमते हैं एंड दे हैव ऑल दिस पोल्यूशन एंड टॉक्सिन्स को। इन दी एंड मैं चाहूँगी एक दफ़ा दोबारा से बता दो, ओवरऑल पे 70% अप टू 70% ऑफ ऑन trulykomal.com। मेरे जो ग्लो रेंज है, ब्राइटनिंग वाइटनिंग रेंज है, इस पे 30% ऑफ है। मेरी जो हाइलोरॉनिक डीप मॉइस्चराइजिंग रेंज है उस पे 30% ऑफ है। मेरा अमेजिंग मैजिकल डार्क सर्कल्स आई सीरम पे 30% ऑफ है, and I can give you one as a gift. And besides that, we have a new range of body lotions and hand lotions which are available on trulykomal.com. Please जाएं, avail करें, and I love you, Nada. I love you too. So ये था आज का प्रोग्राम। मेरे ख्याल से आप अपने आप से अब प्यार करना शुरू कर दें और अपनी सेहत का ख्याल रखें, अच्छा खाएं, अच्छा नजर आए और हमें दुआएं दें। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, खुदाफिज, मिलेंगे मंडे को।